ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। 2002 का एक्ट है और क्या बोला हुआ है, एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्ड्री वाले से रिलेटेड नहीं है, पर ब्लैक मनी के रिलेटेड चीज़ें हैं कि मतलब ब्लैक मनी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, और अगर कोई ब्लैक मनी से कुछ कुछ करता है तो उसके लिए क्या बोलते गाइडलाइंस हैं और क्या पनिशमेंट वगैरह हैं, तो वो बोला हुआ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि किसी भी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, समझ गए? तो अभी देखेंगे कि इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन के साथ बात करेंगे, क्या बोला हुआ है, बेसिक मतलब समझेंगे। फिर मनी लॉन्ड्रिंग की कुछ डेफिनेशन दी हुई है वो समझेंगे। प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कि कैसे प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ठीक है, पहले तो ये बताएंगे कि आप मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर सकते हो, और उसके बाद बताएंगे कि कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो, प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, फिर इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या डेवलपमेंट पे असर पड़ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो सबके रिलेटेड बात करी हुई है। प्रोसेस वाला जो आंसर है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला इंपॉर्टेंट है पर इतना नहीं, देख लेंगे, इंपॉर्टेंट तो है ही, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये जो अभी अपन लगातार 3-4 चैप्टर्स देख रहे हैं ना, वो छोटे छोटे से चैप्टर हैं, और वो छोटे छोटे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिविजुअली कम से कम, मतलब देखो अभी जैसे अपन ने फिक्रा की बात करी पीछे, तो उसमें से एक आंसर तो आएगा ही आएगा। अब क्या बोलते हैं, कई बार 1 या 2 या 3 भी आ जाते हैं, तो वो फिर लक के ऊपर भी कई बार डिपेंड करता है, तो इंपॉर्टेंट ही है। तो आगे देखते हैं, व्हाट इन्फ्लुएंस डज मनी लॉन्ड्रिंग हैव ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट आंसर। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इंडियन इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इन ग्लोबल इनिशिएटिव इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबली वाला इंपॉर्टेंट है, इंडिया वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ग्लोबल फॉर्म में ये भी वो काम करता है। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF की अपन ने बात करी थी इससे पहले वाली वीडियो में, कि कहाँ बात करी थी, मेरे हिसाब से FDI में बात करी थी, कि वो FATF का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो वहीं पे अपन ने देखा था कि हाँ, ये FATF कहाँ पे आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा। तो ठीक है, FATF अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर को टिक कर ही लो, ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी दिए हुए हैं। फिर ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, GPML इसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इग्मॉन्ट ग्रुप करके आएगा, ये सारे संगठन हैं, एक तरीके से ग्रुप बनाए गए हैं जो उसको रोकने के लिए काम करते हैं। इग्मॉन्ट ग्रुप भी स्टार मार्क कर लेना। और फिर है द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, APG इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 2 हैं वो ये है EAG, और एक सेक्शन 5 में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, तो वो एक बार सिर्फ पढ़ने वाले हैं। बाकी अपन जितने भी दिए हुए हैं ना, ये इग्मॉन्ट और ये सब, वो एक बार पढ़ लेंगे। हाँ, APG इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर, इग्मॉन्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल अपना GPML इंपॉर्टेंट है, और FATF वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है एजुडिकेशन अंडर PMLA एक्ट 2002 सेक्शन 8, तो अगेन इंपॉर्टेंट आंसर। फिर ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरी, सेक्शन 12 बात कर रहा है इसकी, आज दिन प्रीवियस एग्जाम है, तो अगेन इंपॉर्टेंट आंसर। समन, सर्च एंड सीजर अंडर PMLA एक्ट 2002 इंपॉर्टेंट नहीं है। रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी रीड ओनली है। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स रीड ओनली। प्रिजम्पशन इन इंटर अलिया कनेक्टेड रीड ओनली। अपीलेट ट्रिब्यूनल पढ़ लेंगे। फिर ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल, ये अपन टर्म समझेंगे, अपने को मोस्टली पता ही होगा कि कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल क्या होता है। ठीक है, और स्टार मार्क्ड है ये आंसर। अथॉरिटीज अंडर PMLA कौन आएगी, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अथॉरिटीज रीड ओनली। फिर है KYC नॉर्म्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये आज दिन प्रीवियस एग्जाम है, तो ये जब नया नया आया था, मतलब जब नया सिलेबस में आया ही आया था, तो ये पूछा गया था। तो KYC नॉर्म्स, AML मेजर्स, CFT गाइडलाइंस, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, वो उसकी बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। ठीक है, फिर है फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट्स। ठीक है, ये FIUIND इसको शॉर्ट में बोलते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। ठीक है, इससे मतलब पहले अपन ये पढ़ेंगे, मतलब इससे पहले अपना जो ये इग्मॉन्ट ग्रुप वगैरह आ रहे थे ना, उससे पहले अपन ये एक बार FIU पढ़ के ख़त्म करेंगे क्या बोल रहे हैं। और फिर फ्रीजिंग ऑफ असेट अंडर सेक्शन 51A, और अनलॉफुल, मतलब जो भी आपने एक्टिविटी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू अगर कोई भी प्रॉपर्टी ली होगी तो उसको सीज कर सकते हैं वो लोग, तो वही बात कर रहे हैं। रीड ओनली वाला ही है। जितनी भी चीज़ें अपन ने देखी मैंने आपको पूरा तरीके से समझा दिया वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं। अब आप उसको अगर पर्टिकुलरली टॉपिक देखने तो आप स्किप करके सीधा आगे बढ़ सकते हो ऐसे ढूंढ के। अब मैं वो वाला काम तो नहीं कर सकता कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिया हुआ है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है।
ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 है मेरे नोट्स में, आप एक बार मॉड्यूल के हिसाब से ढूंढ लेना। अपन देख रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इंट्रोडक्शन में देखो क्या बोला हुआ है, मनी एंड क्राइम आर रिलेटेड टू ईच अदर। crimes are done because lot of money is involved in it. Money created by crime which converted into white money is known as money laundering। ठीक है, क्राइम से आपने कुछ मनी कमाया और उसके बाद उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी वाइट मनी में, तो उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, द पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग विच सिंपली मीन्स कन्वर्जन ऑफ टेंटेड बोला हुआ है, उसका मतलब ब्लैक ही होता है, मनी इनटू अनटेंटेड यानी कि वाइट मनी में कन्वर्ट करने को प्रिवेंट करना है। ठीक है, कोई कन्वर्ट ना कर सके गलत तरीके से। Black money is generated in large scale from various crimes and the black money is converted into white money so that it can be used। डायरेक्टली ब्लैक मनी तो यूज़ कर लो, मतलब देखो जब तक पकड़ा नहीं जाता है ना तो चोर चोर नहीं होता। चोर जब तक पकड़ा, मतलब जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा तब तक चोर नहीं है, और जैसे ही उन लोगों ने पकड़ लिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। Thus, one way to prevent crime to make difficult to convert black money into white money is process of money laundering। The act is passed with the following objectives: to prevent money laundering, to combat channelizing money into illegal and economic crime। ठीक है, इसको combat करने को क्या बोलेंगे, combat channel मतलब उसको कठिन बनाना, combat channelizing money into illegal activity and economic crime, to provide for confiscation for property मतलब confiscate अपने अंडर में रख सकते हैं वो लोग, to punish those who commit the offenses of money laundering, PCCP। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, प्रिवेंट, कॉम्बैट, कन्फिस्केशन और अपना ये क्या था लास्ट में, क्या था, पेनल्टी, पनिश पेनल्टी एक ही बात है। ठीक है, PCCP इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें। मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 3 इसकी बात कर रहा है, of the act states that whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or actually involved। 4 केस हो गए। देखो, attempt to indulge यानी कि वो करने की कोशिश कर रहा है, attempt कर रहा है। knowingly assist किसी को समझा रहा है कि हाँ भैया देखो ऐसे ऐसे करेगा तो ठीक हो जाएगा। फिर knowingly is a party मतलब जानबूझ के वो करने की ही कोशिश कर रहा है, खुद ही है वो पार्टी। और actually involved मतलब उस संगठन, मतलब जहाँ जो लोग कर रहे हैं उसमें वो इन्वॉल्व है। इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट, possession, acquisition or use of projecting or claiming it is an untainted property shall be guilty of offense of money laundering। यानी कि वो देखो क्या बोल रहा है, including in proceeds of crime including its concealment, possession, concealment यानी कि गलत तरीके से अपने पास रख लेना, possession यानी कि acquire मतलब possession यानी कि अपने पास possess कर लेना, रख लेना, acquisition और यूज एंड प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट एज अ अनटेंटेड मनी। ठीक है, प्रोजेक्ट आप ऐसा कर रहे हो, है वो क्राइम का मनी, पर आप उसको प्रोजेक्ट ऐसे कर रहे हो कि यार वो तो सही साफ सुथरा मनी है और अपना अनटेंटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सेक्शन 3 इसकी बात कर रहा था। अब सेक्शन 4 provides that any person who commits that offense of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment मतलब बहुत खतरनाक, for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and also be liable to fine मतलब 3 साल से लेके 7 साल तक की आपको जेल हो सकती है। However, where the proceeds of crime involved in money laundering relates to any offense specified under the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act, the punishment may extend to rigorous imprisonment for 10 years। मतलब आपका अगर जो ये अपना मनी लॉन्ड्रिंग का रिलेट हो रहा है किससे, नार्कोटिक, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, मतलब एक तरीके से ये पूरा एक्ट है जहाँ पे ड्रग्स और उसके रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, तो वहाँ से आपकी मनी लॉन्ड्रिंग वो होती है ना, ब्लैक मनी अगर आप बेच रहे हो, ड्रग्स बेच रहे हो और उससे जो आपने पैसा कमाया और उसको आप अनटेंटेड मनी शो कर रहे हो, तो दैट इज़ अपना ये इसके अंदर कवर होगा। और उसमें जो रेगुलर इम्प्रिजनमेंट होगी यानी कि जेल होगी, सजा होगी, वो होगी 3 साल से लेकर 10 साल तक, है ना। मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे बढ़ा दी, मैक्सिमम अपना वो जो लिमिट थी वो बढ़ा दी, वो पिछले की थी 3 साल से लेके 7 साल, यहाँ पे है 3 साल से लेके 10 साल। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या बोला है ना, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन दी हुई है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम
means any property derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of crime criminal activity relating to scheduled offense। अब ये scheduled offense कौन से है ना, अगर आगे आएंगे तो देखेंगे, नहीं तो फिर जितना दिया हुआ है अपन उतने से ही ध्यान रखेंगे। proceeds of crime means any property derived or obtained, any property derived यानी कि अपन ने खरीदी या फिर derived यानी कि ली या खरीदी, वही एक ही बात है। directly or indirectly by any person as a result of criminal activity relating to a scheduled offense। Proceeds of crime include property not only derived or obtained from the scheduled offense but also any property which may directly or indirectly be derived or obtained as a result of any criminal activity relatable to the scheduled offense। सिंपल, जाहिर सी बात है, जो भी अपना स्केड्यूल ऑफेंस में आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी आई और उसके द्वारा आपने कोई प्रॉपर्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्टेन करने की कोशिश करी, डिराइव करने की कोशिश करी, लेने की कोशिश करी बेसिकली, तो फिर उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जाएगा। प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, अब यहाँ से देखो पूरा चैप्टर बेसिकली स्टार्ट हो रहा है और फटाफट से देखते जाएंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स, नेमली प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, PLI, ठीक है। 3 स्टेजेस में मनी लॉन्ड्रिंग क्लासिफाई करी गई है, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट देखो, इसको मैं आपको ना शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने गलत तरीके से पैसा लिया, अब वो धीरे करके या किसी चैनल के थ्रू उसको बैंक में ट्रांसफ़र करवा रहा है, ठीक है। ठीक है, आप प्लेसमेंट कर रहे हो किसी बैंक में, अब उसके बाद ये होगी प्लेसमेंट, और उसके बाद लेयरिंग होती है, मतलब उस बैंक से आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक अकाउंट में, वो जैसे मान लो 10 करोड़ की अमाउंट है, अब वो 10 करोड़ आप सीधा किसी एक अकाउंट में नहीं डाल सकते, उसको आपने 50 लाख, 5 लाख या कहीं 1 लाख, 10 लाख, 2 लाख, ऐसे करके आप उसको डिवाइड कर देते हो, या फिर इसका मतलब होता है लेयरिंग, ठीक है। आपने उसको सब डिवाइड कर दिया, लेयर बना दी उसकी, ताकि उसको खोजना मुश्किल हो जाए, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का सेकेंड स्टेप। अभी है तीसरा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा? आपने उस जो भी पैसा आपने लेयर कर दिया ना, इधर उधर लगा दिया, अब वो आपने उसको इंटीग्रेट कर देना, यानी कि उसको वेरियस जगहों पे लगा देना। पहले सब डिवाइड कर दिया, उस बैंक से सब चैनलाइज कर दिया कि यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, ऐसे 4-5 जगहों पे दे दिया मान लो। अब इंटीग्रेट करना, इसने कुछ और खरीदा, इसने कुछ और खरीदा, इसने कुछ और खरीदा, इसने कुछ और खरीदा, पर अल्टीमेटली जो यूज रहेगा वो बंदा कर रहा होगा, समझे? ठीक है, क्या खरीदा? देखो, परचेज ऑफ लग्जरी एसेट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और कमर्शियल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट तो बोलती है कि हाँ भैया इन्वेस्टमेंट करो, बहुत अच्छा होता है और आपके लिए अच्छा है। अब ये जो चैनलाइज और लेयरिंग हो रही है, वो लेयरिंग गरीबों के खातों में हो रही है। उनको कुछ पैसा दे देंगे कि हाँ भैया तू देख, तेरे पे अगर तूने मेरे को ये पैसे डलवाने दिए ना तो 25,000 तेरे, ठीक है। अब डलवा उसके अकाउंट में 10 लाख रहे हो और उसको बोल रहे हो कि 10,000 तेरे, 20,000 तेरे, 25,000 तेरे। तो ये होती है। अब देखो, उसको 25,000 या जो भी, मतलब 1 लाख 10 लाख रुपए, उसके बाद आप उसके ही नाम से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब गवर्नमेंट तो बोलती है कि हाँ भैया गरीब लोग हैं, इन्वेस्टमेंट करो, अच्छा होता है, तो वो होती है इंटीग्रेशन। अब कैसे ढूंढ पाएगी गवर्नमेंट कि हाँ भैया कौन सा पैसा सही है, कहाँ से आया है, क्या है, तो उसके ऊपर प्रिवेंशन लगानी। अभी देखो अपन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो ये प्रोसेस में मैंने ऊपर से समझाने की कोशिश करी। अब डिटेल में जाते हैं हर प्रोसेस के अंदर। सबसे पहली है इनिशियल और प्लेसमेंट स्टेज। दिस स्टेज रिप्रेजेंट्स द इनिशियल एंट्री ऑफ द डर्टी कैश और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस स्टेज सर्व्स 2 पर्पसेस। इट रिलीव्स द क्रिमिनल फ्रॉम होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ बल्की ऑफ कैश, ठीक है। रिलीव्स यानी कि एक लार्ज अमाउंट में, ये प्लेसमेंट कर देने का मतलब कि लार्ज अमाउंट में उसके नाम से हट जाएगी चीजें। देखो वापस से पढ़ रहा हूँ। दिस स्टेज रिप्रेजेंट्स द इनिशियल एंट्री ऑफ द डर्टी कैश, और डर्टी कैश मतलब वही अपना ब्लैक मनी, और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिस्टम। आप अपना गंदा पैसा यानी कि ब्लैक मनी, गंदा तो नहीं है यार, किसी का तो मेहनत का ही होगा, फाइनेंशियल स्टेट सिस्टम के अंदर आप लेकर आ रहे हो, ठीक है। गंदे पैसे को, ब्लैक मनी को आप फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लेकर आ रहे हो। दिस स्टेज सर्व्स 2 पर्पसेस। इट रिलीव्स द क्रिमिनल from holding large amount of bulky of cash and its placement of money into the legitimate financial system। आप वो पैसा सीधा फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आ जा रहे हो कि हाँ भैया ये हम इकोनॉमी में लगाएंगे। ओवरऑल नहीं लगता है, पर ठीक हो, देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। The placement of proceeds of crime can be done in a number of ways. Example,
कैश कुड बी पैक्ड इनटू अ सूटकेस and smuggled to a country, or the launderers could deposit small amount of cash in bank to defeat reporting threshold law। क्या बात है, देखो एग्जाम्पल में क्या समझाया कि जो प्लेसमेंट होती है कैसे होती है, आपने एक सूटकेस में कैश भर के स्मगल कर दिया दूसरी कंट्री में, और द लॉन्ड्रर कुड डिपॉजिट स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश इन बैंक टू डिफीट रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड। ठीक है, और जैसे नहीं मैंने कहा कि आप हर अकाउंट में या फिर अलग अलग अकाउंट प्लेसमेंट के तौर पे आपने अलग अलग बैंकों में छोटी छोटी, मान लो अभी 10 करोड़ की अमाउंट है, अब वो 10 करोड़ को तुमने 50 लाख 10 लाख 1 करोड़ ऐसे ऐसे बांट दिया, तो उसमें फिर वो थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं आएगी कि हाँ भैया कैसे क्या करना है, स्मॉल अमाउंट बोला है तो थ्रेशोल्ड लॉ की जो थ्रेशोल्ड लिमिट रहती है उसके अंडर में रह के सोचेगा ना भाई, अगर मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू उसने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं तो फिर वो सोचेगा भी तो सही, को हटा नहीं देते ऐसे नहीं, मम्मी डांटेगी। ठीक है, आगे देखते हैं कहाँ थे अपन। हाँ, तो उसने अपना प्लेसमेंट कर दी। दूसरा स्टेज है लेयरिंग स्टेज, इंपॉर्टेंट स्टेज है अलग, पूरा ही आंसर ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है भैया, जैसे समझाया है वैसे वैसे अपनी भाषा में भी लिखोगे ना तो आराम से समझ जाओगे। लेयरिंग स्टेज, आफ्टर प्लेसमेंट कम्स द लेयरिंग स्टेज, समटाइम्स रिफर टू द स्ट्रक्चरिंग। आप एक तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, तो इसको स्ट्रक्चरिंग के तौर पे भी देखा जाता है। द लेयरिंग स्टेज इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ फंड्स। The primary purpose of this stage is to separate the dirty money from its sources। मतलब जहाँ से आया उसको इतनी तरीके से डाइवर्सिफाई कर दो ताकि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। मतलब अगर कोई ढूंढने वाला आया उसको ये लोग ना इतनी तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई कर देते हैं ताकि कोई अगर कहीं शक भी आए ना तो वो लोग ऐसा दिखा दे कि हाँ भैया देखो ये पैसा यहाँ से आया था, ये पैसा यहाँ से आया था। प्रॉपर पक्के में काम करते हैं, पक्के में भी गंदा काम कर रहे हैं, मतलब गंदा काम भी पक्के में कर रहे हैं, सोचो। ठीक है जी, आगे देखें। दिस इज डन बाय द sophisticated layering of financial transaction that obscure the audit trail and sever the link with the original crime। एग्जाम्पल में क्या बोला, देखो द मनी लॉन्ड्रर्स मूव फंड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड देन डिवाइड देम इनटू इन्वेस्टमेंट्स प्लेस्ड इन एडवांस फाइनेंशियल ऑप्शंस और ओवरसीज मार्केट। आपने मार्केट में पैसा लगा दिया या किसी एडवांस स्कीम में लगा दिया या कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो वहाँ पे आप डाइवर्सिफाई करते हो। अब है तीसरी इंटीग्रेशन स्टेज। इंटीग्रेशन स्टेज में क्या है, द फाइनल स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस इज टर्म्ड एज द इंटीग्रेटेड स्टेज। इट इज एट द इंटीग्रेशन स्टेज वेयर द मनी इज रिटर्न टू द क्रिमिनल फ्रॉम। हाँ देखो इंटीग्रेशन में देखो क्या हो रहा है, द फाइनल स्टेज ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस इज टर्म्ड एज द इंटीग्रेशन स्टेज। It is at the integration stage where the money is returned to the criminal from what seems to be legitimate source। जहाँ से आया था वहाँ पे उसके पास पैसा उसके पास वापस आ गया, पर legitimate source यानी कि legal form में वापस आया है। Here the launderers integrates money into financial system or economy। In the stage the fund re-enter the legitimate economy। The launderers might choose to invest the funds into real estate, luxury asset और business venture। ठीक है, अब वहाँ तक उसके पास पैसा आ गया, अब वो बोलेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया, उसने वो पैसा फिर लग्जरी जगहों पे लगा दिया। लॉन्डर्स माइट चूज टू इन्वेस्ट द फंड, इन्वेस्ट भी कर सकते हो ताकि वो थोड़ा सा अलग अलग जगह रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया या कहीं भी लगा सकते हो। लग्जरी असेट्स खरीद ली, कुछ गाड़ियाँ खरीद ली या कुछ भी खरीद लिया, बिजनेस वेंचर्स में पैसे लगा दिए। तो आप बता सकते हो ना कि हाँ देखो भैया मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, वहां से मेरे को पैसे हुए। लेजिटिमेट सोर्स से करो, मैंने कहा ना पक्के में गंदा काम कर रहे हैं। तो आपने अरे वो एग्जांपल अपना शिवाजी द बॉस देखी होगी आपने, तो उसमें जो कहते हैं ना एक बार कि उसमें नाम क्या था, आदि किसी ऑफिसर को बोलता है कि अपना वो शिवाजी भी तो वही काम कर रहा है और उसके कितने काले काम है, वो भी तो कुछ ना कुछ ऐसे धांधलीबाजी करता रहता है। तो अपना उस ऑफिसर ने क्या बोला था आदि को कि उनके सारे जो भी चीज़ें हैं वो लीगल पेपर वर्क के फॉर्म में है, मतलब आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैं मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, ज़रूरी नहीं है वो गलती हो। बाकी यहाँ पे जो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा है, मतलब जो डर्टी मनी है, उसको आप ऐसा दिखा रहे हो कि ये साफ सुथरा मनी है और लीगल फॉर्म में कर रहे हो ताकि उससे आप बच सको, इस एक्ट के प्रिवेंशन से बच सको। आगे देखते हैं, बहुत डिटेल में अपन ने इसकी बात कर ली, इंपॉर्टेंट आंसर है इसलिए पढ़ रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे देख रहे हैं अपन। आगे देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन डेवलपमेंट।
ठीक है, ये सिर्फ पढ़ने वाले पॉइंट्स है, तो एक बार फटाफट पढ़ लूँगा, कहीं अगर ऐसा लगेगा तो अपन देखेंगे, नहीं तो फिर आप अपना खुद ही समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट, economies with growing or developing financial centers but inadequate control are particularly vulnerable to money laundering as against the established financial centers country which implement comprehensive anti money laundering regimes। ठीक है जी, इतना ही सिंपल ही था, इसमें सिर्फ यही बात करी थी। एस्टैब्लिश फाइनेंशियल सेंटर्स वो लोग लाएंगे बट इनएडिक्वेट कंट्रोल। ठीक है, इससे देखो इकोनॉमी पे, डेवलपमेंट पे फर्क पड़ रहा है, फाइनेंशियल सेंटर्स के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ना इनएडिक्वेट कंट्रोल से। एंड एज अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल सेंटर्स विद इम्प्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजाइम, तो ये लानी चाहिए। द गैप इन अ नेशनल एंटी लॉन्ड्रिंग money laundering system are exploited by the launderers who tends to move their network to countries and financial systems and weak and ineffective countermeasures। ठीक है, वो लोग भी फिर और उसका फायदा उठा रहे हैं। As with the damaged integrity of an individual financial institution, there is a damping effect on foreign direct investment। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आपके उसमें चैनल इतना ही गंदा है आपका, मतलब अच्छे से आप अपने शहर का इकोनॉमी नहीं कर पा रहे ट्रेड, और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है आपके अपने उसमें इकोनॉमी में, और नहीं पैसा बराबर हो पा रहा, तो फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, तो वो लोग भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वही बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में यही बात कर रहे हैं। अब in times the declaration growth as infusion of hard currency can boost the country's foreign reserve, ease the hardship associated with budget tightening policies। तो ये लाया जा सकता है और उसको ठीक किया जा सकता है। when a country commercial and force to control and influence of the world। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। while these are short term benefit associated with an inflow of criminal monies, the long term effect of लॉन्ग टर्म मोस्टली नेगेटिवली। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला हुआ है, आपकी जो भी टाइटनिंग आप पॉलिसीज वगैरह लेकर आ रहे हो, जो कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो देती हैं कि इनफ्लो ऑफ वो रोकती हैं थोड़ा सा और उसमें मदद करती हैं, पर लॉन्ग टर्म में वो मोस्टली नेगेटिव ही असर करती हैं, तो इसके लिए कुछ एक सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। पांचवा पॉइंट, वन डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल बोरोइंग्स एंड लॉन्ड्रर्ड फंड्स इज दैट द फॉर्मर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, whereas the funds owned by criminal escapes the government ability to control and regulate the economy। ठीक है, जो भी मतलब ऑफिशियल बोरोइंग्स रहेगी तो वो तो फॉर्मल हो गया ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। अब यहाँ पे क्रिमिनल का पैसा गवर्नमेंट तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, एस्केप द गवर्नमेंट एबिलिटी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द इकोनॉमी। ये प्रिवेंशन से लाने की पहले की बात हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या असर पड़ता है उसकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, एस्केप द गवर्नमेंट एबिलिटी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द इकोनॉमी। The policy, social, economical, and political effect of money laundering, it left unchecked, if left unchecked or dealt with ineffectively, are serious. Through the process of money laundering, organized crime can infiltrate financial institution, acquire control of large sectors of the economy through investment, or offer bribes to public officials and indeed government। ठीक है, thus the economic and political influence of criminal organizations can weaken the social fabric, ethical standards, and ultimately the democratic institutions of society। ठीक है जी, इतनी अभी इसकी गहराई में अपन नहीं जाएंगे, आप इसको ना आगे पीछे भी करके कर सकते हो। अभी मैं जो ये पॉइंट पढ़ूंगा ना, ये वाला जो इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग डेवलपमेंट है, और दूसरा वाला व्हाट इन्फ्लुएंस डज मनी लॉन्ड्रिंग हैव एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों सेम पेज पे ही आंसर है, पर ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा वो है, तो अपन आपको उसको मिला जुला के लिख सकते हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये छोटे से 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं इसमें। Launderers are continuously looking for new routes। जाहिर सी बात है, वो लोग तो नए नए रास्ते खोजते रहेंगे। For new routes for laundering their funds, economies with growing or developing financial centers but inadequate control are particularly vulnerable, and established financial centers country implement comprehensive and anti-money laundering regime। Difference between national anti-money laundering system will be exploited by the launderers। आपका सिर्फ एक anti-money laundering system बना रहे हो तो वो इतना effective नहीं है। Exploited by the launderers who tends to move their network to countries and financial systems with weak and ineffective countermeasures। Some might argue that developing economy cannot afford to be selective about the source of capital they attract, but postponing action is dangerous। ये पॉइंट अच्छा है, इसको समझाता हूँ। The more it is deferred, the more entrenched
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैन बिकम। ठीक है, अब कुछ लोग ये तर्क देंगे और ऐसा सवाल उठाएंगे कि अपना डेवलपिंग इकोनॉमी है तो हम कैसे रोक सकते हैं कि हाँ भैया कहाँ से पैसा आ रहा है, हम तो सीधा मना नहीं करेंगे, हमारे पास अगर पैसा आ रहा है तो हम तो बोलेंगे कि हाँ यार अपनी कंट्री के लिए अच्छा है तो हम पैसा आने देंगे। पर ये करने से जो आपका बाद का इफेक्ट होगा ना वो डेंजरस होगा। देखो, बट पोस्टपोनिंग एक्शन इज डेंजरस द मोस्ट इट इज़ डिफर्ड, मतलब जितना आप उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करोगे, नेग्लेक्ट करने की कोशिश करोगे, लंबे समय में आपको वो क्राइम मतलब वो एक तरीके से इंट्रेंच करेगा पूरी पूरी डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। आगे देखो, एज विद डैमेज्ड इंटीग्रिटी ऑफ एन इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देयर इज अ डैम्पिंग इफेक्ट ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट व्हेन, सेम पॉइंट है, कंट्री कमर्शियल और कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। ठीक है, फाइटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग इज देयर ऑफ, अच्छा ये देखो ये वो है, फाइटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग इज देयर ऑफ अ पार्ट ऑफ सर्टन अ बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट विच इज प्री कंडीशन फॉर लास्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसको बचाने के लिए फाइटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग is therefore a part of creating a business friendly environment which is a precondition for lasting economic development। आप अगर ऐसे क्या बोलते तरीके निकालोगे जिससे आप मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर एक अच्छा और मजबूत वो ले सको, क्या बोलते हैं उसको, निर्णय ले सको, तो उसको क्या बोलते हैं, अपना एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी उससे अच्छा होगा, विच इज प्री कंडीशंस फॉर लास्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये दोनों आंसर को आप मिला जुला के लिख सकते हो। आप देखो लगभग 9 पॉइंट इसके आराम से बना लोगे जो इजी से भी हैं, तो अपना 9 पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इंडियन इनिशिएटिव नॉट इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से देखेंगे इसको अपन। मनी लॉन्ड्रिंग इज पोजेसिंग threat to the financial system and social order and integrity of the current country, and same needs to be tackled by way of separate in legislation in view of very fact that no comprehensive legislation is in force at present which can effectively deal with the problem. In view of an urgent need for the enactment of the comprehensive legislation for preventing money laundering and connected activities, confiscation of proceeds of crime, setting up confiscation of proceeds of crime, setting up of an agency, mechanism for coordinating measures for combating money laundering, etc. The Prevention of Money Laundering Bill 1998 was introduced in the Parliament on the 4th August 1998. ये important नहीं है dates. The bill was referred to the Standing Committees of Finance, which presented its report on the 4th March 1999 to Lok Sabha. After incorporating the recommendation of the Standing Committee, the government introduced the Prevention of Money Laundering Bill 1999 in the Parliament on October 29, 1999. The bill received the assent of the President and becomes Prevention of Money Laundering Act 2002 on 17th January 2003. अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली डेट ध्यान रखना बस। कब आया था? बिल रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के पास आया और बिकम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और ये लाया गया था ऑन 17 जनवरी 2003। ठीक है, आपको पता ही है हर साल मतलब ऐसे ही होता है कि जब लाया होगा उसका विद इफेक्ट फ्रॉम 2002, और वो सब चीज़ें रहेंगी, वो की डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। द एक्ट हैज़ केम इन फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2005। इसीलिए हमारे एक्ट का नाम भी है अपना एक्ट जो है वो 2002 है। जब क्या बोलते लाया गया था उसके 1 साल पहले वाला, तो वो कुछ रिजाइम थे, वो मेरे को इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहे, पर इतना ध्यान रखो कि ये जो लाया गया था बिल रिसीव्ड और ये जब पास हुआ था वो हुआ था ऑन 17 जनवरी 2003 में, और 2002 का एक्ट है, और क्या बोलते केम इनटू फोर्स, इसको थोड़ा सा अमेंडमेंट कर करके ये जब कम इनटू फोर्स हुआ था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2005। तो आप देख सकते हो 2002 से लेके, और उससे पहले भी 1999 से चल रहा है, 1998 का भी जिक्र किया है। हाँ, तो 1998 से लेके 2005 में है, तो इंडिया का इतना बेचारा वो कम है, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। और ठीक है, बेचारा इंडिया नहीं अपना। आगे देखते हैं। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अपन ने देखा, इंडियन इनिशिएटिव। अब देखेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और अगेन ये अपना एग्जाम में पूछा जा सकता है ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं। अब इसके साथ ना आप ये जो है ग्लोबल इनिशिएटिव्स इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसका इंट्रोडक्शन ले लो, और ये जो FATF वाला आंसर है वो दोनों को मर्ज करके साथ में लिख सकते हो।
ठीक है, अब दोनों पढ़ूंगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्लोबल इनिशिएटिव्स इन प्रिवेंशन तो एक इंपॉर्टेंट उसके तौर पे है, अपना इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत जानकारी दी गई है ग्लोबली। बाकी FATF वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है, तो इन दोनों को मर्ज करके आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आगे पढ़ता हूँ, मैं पढ़ते जाता हूँ। द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व्स क्लेंजिंग ऑफ मनी अर्नड थ्रू इलीगल एक्टिविटी लाइक एक्सटॉर्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड गन रनिंग एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है, जाहिर सी बात है। द टेंटेड मनी इज प्रोजेक्टेड एज अ क्लीन मनी थ्रू intricate processes of placement, layering and laundering. The serious threat posed by the money laundering to the financial system and sovereignty was being progressively realized by various countries of the world. The serious threat, तीसरा पॉइंट है, the serious threat posed by the money laundering to the financial system and sovereignty was being progressively realized by various countries of the world. As a consequence of these realization, the international community took the following initiatives to curb the menace of the money laundering. ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर ये लोग कुछ कुछ चीज़ें लेकर आए। क्या लेकर आए वो देखो। The 1998 United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drug and psychotropic substance, Vienna Convention of 1998 provided a comprehensive legal definition of money laundering. The definition was formed the basis of subsequent legislation of the base statement of the Basel Statement of Principle. ये देखो नाम ध्यान रखना, 1998 की है यूनाइटेड कन्वेंशन और बेजल स्टेटमेंट है अपनी प्रिंसिपल, बेजल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल है enunciated in 1989 outline basic policies and procedures that banks should follow in order to assist the law enforcement agencies in tackling the problem of money laundering. ठीक है जी, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना आगे अपन जब पढ़ेंगे तो देखते जाएंगे। ये सब सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए पढ़ लो, ये सारे याद नहीं रहने वाले। द फाइनेंशियल एक्शन टेकन, ये तीसरा वाला है और उसी के ऊपर इतना डिटेल में दिया हुआ है तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द फाइनेंशियल एक्शन टेकन, the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 1989 made 40 recommendations which provide the foundation for comprehensive legislation to combat the problem of money laundering. The recommendation was classified under the various heads. Some of the important heads are: declaration of money laundering of money earned through serious crimes should be treated as a criminal offense. To work out modalities of disclosure of financial institution regarding suspicious transactions. Suspicious मतलब जिस पे शक हो आपको, ठीक है, शक की निगाहों से देखना, उस सारी ट्रांजैक्शन को भी इसमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। तीसरा, कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ठीक है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आपको कुछ भी मिलेगा तो उसको हम कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, इसमें इसका वो था रिकमेंडेशन है ये सारी। डिक्लेयरिंग मनी लॉन्ड्रिंग टू बी अ एक्स्ट्रा डिटेबल ऑफेंस। ठीक है, इसको मतलब एक तरीके से इसको भी ऑफेंस की तरह से ही लिया जाएगा और इसके ऊपर भी सीरियस वो किया जाएगा, कार्रवाई करी जाएगी। प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग। प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो वही बेसिक बात करी हुई है। अब देखो जो ऊपर के मैंने 3-4 पॉइंट पढ़े थे उसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर दो, और बाकी क्या बोलते हैं ये जो पॉइंट्स अपन ने पढ़े, एक आधा जो अपना FATF का है वो जो 3-4 पॉइंट्स पढ़े वो आप याद रख सकते हो। बाकी उसके बाद अपन पढ़ेंगे FATF की वो शॉर्ट नोट। अगेन इंपॉर्टेंट है, वापस बोल रहा हूँ, तो इसको देखो थोड़ा, मेरे को भी इतना ही बोला गया था कि हाँ भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको भी बोल रहा हूँ ऐसा। हाँ, द FATF वॉज एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1989 बाय अ ग्रुप ऑफ 7 G7 समिट इन पेरिस इनिशियली टू एग्जामाइन एंड डेवलप मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अभी देखो इसका सबसे पहला पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पॉइंट वाइज भी बता दूंगा कैसे कौन से पॉइंट लिखने हैं ताकि आप अच्छे से एक आंसर बना सको 4-5 मार्क का। ठीक है, द फाइनेंशियल एक्शन टेकन फोर्स FATF वॉज एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1989 बाय अ ग्रुप ऑफ 7, जो G7 है ना, वो समिट इन पेरिस में लाई गई थी। इनिशियली टू एग्जामाइन, मतलब ये जब लाए गए थे तो एग्जामाइन करने के लिए लाए गए थे, और डेवलप मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। The FATF is the global money laundering and terrorist financing watchdog. The intergovernmental body sets international standards that aim to prevent these illegal activities and the harm they cause to society. ठीक है, फिर इसके बाद वाला पॉइंट है, सिर्फ पढ़ रहा हूँ, इसको अपन काउंट नहीं करेंगे।
In October 2001, the FATF expanded its mandate to incorporate efforts to combat terrorist financing. In addition to money laundering, in April 2012, it added efforts to counter the financing of proliferation of weapons of mass destruction. समझे क्यों नहीं पढ़ रहा था मैं और क्यों इंपॉर्टेंट नहीं, वो वाला पॉइंट नहीं गिनेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाला स्टार मार्क भी कर लेना और ये वाला पॉइंट अपन काउंट कर रहे हैं। The objectives of the FATF are to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory, and operational measures for combating money laundering, terrorist financing, and other related threats to the integrity of the international financial system. एक बार वापस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या था FATF का? are to set standards, promote effective implementation of the legal, regulatory, and operational measures for combating money laundering. ठीक है, implementation of क्या क्या? Legal, regulatory और operational measures for combating money laundering, terrorist financing, and other related threats to the integrity of the international financial system. Integrity of the international financial system यानी कि उसकी इज्जत रखने के लिए, सिंपल। चौथा पॉइंट है ना, हाँ तीसरा अपन ने देखा, चौथा पॉइंट ये वाला भी काउंट कर रहे हैं अपन। स्टार्टिंग with its own members, the FATF monitors countries' progress implementing the FATF recommendation, reviews money laundering and terrorist financing. ठीक है, इसको वापस पढ़ो और मैं जहाँ बोलूँगा ना वहाँ पे उसको ABC कर देना। देखो, starting with its own members, the FATF monitors country progress in implementing the country's measure. इसको ऊपर, इसके ऊपर लिख दो A, इसके ऊपर प्रोग्रेस के ऊपर सर्कल बनाओ और A लिख दो। आगे दूसरा पॉइंट, रिव्यूज मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग टेक्निक्स एंड काउंटर मेजर्स, रिव्यू के सर्कल करके बी लिख दो। एंड प्रमोट्स द एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FATF रिकमेंडेशन ग्लोबली। तो अब प्रोमोट के ऊपर सी लिख दो और इसको अब लिख दो शॉर्ट में जहां भी जगह दिखे PRP। ठीक है, प्रोग्रेस रिव्यू प्रमोट, प्रोग्रेस रिव्यू प्रमोट, PRP, प्रोग्रेस रिव्यू प्रमोट। अब ये क्या है देखो, स्टार्टिंग विद इट्स ओन मेंबर्स द FATF मॉनिटर्स, अपने खुद के पहले तो देखो ना, जितने भी आपके FATF के मेंबर होंगे ना उसमें आप मॉनिटर करेंगे कंट्रीज को प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटिंग द FATF रिकमेंडेशन, कि अपना खुद की जो आपने रिकमेंडेशन ली है आपके खुद के मेंबर उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, उसमें कुछ प्रोग्रेस आपको दिख रही है। फिर रिव्यू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग टेक्निक्स एंड काउंटर मेजर्स, अब उसको रिव्यू भी करेंगे कि हाँ भैया उससे कुछ फायदा भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड प्रमोट्स, तीसरा पॉइंट है, द प्रमोट्स द अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FATF रिकमेंडेशन ग्लोबली, फिर उसको ग्लोबली भी प्रमोट करेंगे कि हाँ भैया देखो हमने ये रिकमेंडेशन बनाए थे और इस कंट्री में इसके फायदे हुए, तो उसको फिर प्रमोट भी करेंगे कि आप भी इसको अडॉप्ट करो, इम्प्लीमेंट करो। ठीक है जी, PRP देखा अपन ने, प्रमोट, प्रोग्रेस, रिव्यू, प्रमोट। चौथा पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिया। पांचवा पॉइंट, द FATF डिसीजन मेकिंग बॉडी मीट्स 3 times per year। द FATF डिसीजन मेकिंग बॉडी मीट्स 3 times per year, मतलब साल में 3 बार ये लोग मीट करते हैं। क्या करने के लिए? प्रोग्रेस, प्रमोट, रेगुलेट, प्रोग्रेस, रिव्यू, प्रमोट, PRP। With more than 200 countries and jurisdiction committed to implementing them, the FATF has developed the FATF recommendation or FATF standards which ensure a coordinated global response to prevent organized crime, corruption and terrorism। ठीक है, 3 बार साल में मिलते हैं, 200 से ज़्यादा कंट्री इसके साथ हैं और इसके द्वारा फिर डेवलप हुआ FATF रिकमेंडेशन और FATF स्टैंडर्ड्स, जो कि पूरे ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल हैं ये लोग और प्रिवेंट करते हैं क्राइम को, करप्शन को और टेररिज्म को, सिंपल। फिर इसके बाद वाले जो पॉइंट है, इसके बाद वाला पॉइंट अपन काउंट नहीं करेंगे, अपन पढ़ेंगे। अभी अपन ने 5 पॉइंट इसके देख लिए FATF के। दे हेल्प ऑथोरिटीज go after the money of criminal dealing in illegal drug, money, human trafficking and other crimes. The FATF also works to stop funding for weapon of mass destruction। ठीक है, अभी देखो काउंट करना है तो आपकी मर्जी है, अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। छठा पॉइंट, द FATF reviews money laundering and terrorist financing techniques and continuously strengthens its standard to address new risk। ठीक है, स्ट्रेंथन करने के मतलब अपने इसको रिव्यू करता रहेगा, अपने ही मनी लॉन्ड्रिंग्स के जो भी उसने टेक्निक्स और वो सारी करी होंगी उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा। इट्स स्टैंडर्ड्स टू एड्रेस न्यू रिस्क, मतलब नए नए तरीके से वो लोग बोला ना कि नए नए तरीके से वो लोग तो खोजने के लिए बैठे हुए हैं ना कि हाँ भैया अब ये वाला हमारा रास्ता हटा दिया तो हम और नया कौन सा तरीके से अपना मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। सच एज द रेगुलेशन ऑफ वर्चुअल असेट, अपना ये हो गया वर्चुअल असेट में आप ले लो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, which have spread, हाँ लो इसमें एग्जाम्पल भी वही लिया, क्या बात है यार।
देखो ऑफ वर्चुअल असेट विच हैव स्प्रेड अ क्रिप्टो करेंसीज गेन पॉपुलैरिटी। ठीक है, हाँ ठीक है, अपन ने 6 पॉइंट देख लिए। 7वां पॉइंट, द एफएटीएफ मॉनिटर्स कंट्रीज टू इंश्योर दे इम्प्लीमेंट द एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स फुल्ली एंड इफेक्टिवली एंड होल्ड कंट्रीज टू अकाउंट दैट डू नॉट कंप्लाई। द एफएटीएफ मॉनिटर्स कंट्री, द एफएटी 7वां पॉइंट है ये अपना, द एफएटीएफ मॉनिटर्स कंट्री टू इंश्योर दे इम्प्लीमेंट द एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स फुल्ली एंड इफेक्टिवली एंड होल्ड्स कंट्री टू अकाउंट दैट डू नॉट कंप्लाई। ठीक है, एक तरीके से ये इम्प्लीमेंट कर सब लोग एफएटीएफ के स्टैंडर्ड जो भी मेंबर्स हैं और सारी कंट्रीज एफएटीएफ के मेजर्स को स्टैंडर्ड्स को इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, इंश्योर करेगी वो, और इफेक्टिवली हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, एंड होल्ड्स कंट्री टू अकाउंट दैट डू नॉट कंप्लाई, और उन कंट्री के ऊपर ये होल्ड लगाएगी टू अकाउंट दैट डू नॉट कंप्लाई, जो ये सब नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उसको होल्ड कर देंगे। मतलब क्यों होल्ड कर देंगे पता नहीं, पर होल्ड कर देंगे, सिंपल। अब ये वाला पॉइंट आपने काउंट करना है नहीं करना है आपकी मर्जी है। बाकी अब मैं एक बार वापस से पढ़ के बताऊंगा, जो पढ़ के नहीं बताऊंगा। स्टार्टिंग में जो अपन ने ग्लोबल इनिशिएटिव इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में देखे थे ना कुछ 4 पॉइंट की प्रोसेस कैसी होती है, टेंटेड मनी में क्या मतलब होता है और वो सब। फिर एक और है ये, ठीक है, सीरियस थ्रेट है मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बाद रियलाइजेशन के बाद ये सब लाई गई चीज़ें। तो ये जो पहले 4 पॉइंट थे ना, वो 1 2 3 वाले जो पॉइंट है उससे पहले वाले वो 4 पॉइंट, उसके बाद ये जो अपन ने 7 पॉइंट देखे वो वाले 7 पॉइंट, इसको मर्ज करके आप लिख सकते हो एफएटीएफ का आंसर। ठीक है, वो 4 पॉइंट लिख दिए। फिर अपन ने सबसे पहला वाला ये देखा था कि एफएटीएफ 1989 जुलाई में आया था 7 ग्रुप ऑफ 7 के द्वारा इन पेरिस, इनिशियली टू एग्जामिन एंड डेवलप मेजर्स ऑफ कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरा पॉइंट था कि वॉचडॉग है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे और मनी लॉन्ड्रिंग पे, प्रिवेंट देयर इलीगल एक्टिविटीज एंड हार्म दे कॉज टू सोसाइटी। तो इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए लाया गया था। तीसरा पॉइंट है इसका, मतलब एक तरीके से 4 5 6 7वां पॉइंट, नहीं 4 5 6, हाँ अब अपन देख रहे हैं 7वां पॉइंट, जिसमें अपन ने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे कि स्टैंडर्ड्स सेट स्टैंडर्ड्स प्रमोट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लीगल रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स वाला पॉइंट देखा था। उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो 8वां पॉइंट हो गया, जिसमें मैंने आपको ABC टिक करवाया था, प्रोग्रेस रिव्यू प्रमोट। फिर 9वां पॉइंट है ये वाला कि अपना 3 साल 1 साल में 3 बार मिलते हैं, 200 कंट्रीज से ज़्यादा हैं और ज्यूरिसडिक्शन है, और एफएटीएफ रिकमेंडेशन आई, एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स आए। और उसके बाद 10वां पॉइंट लिख दोगे ये वाला, एफएटीएफ रिव्यू करती है अपने ही स्टैंडर्ड्स को और टेक्निक्स को, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेंथन करती है स्टैंडर्ड्स टू एड्रेस न्यू रिस्क। लाइक ये वर्चुअल असेट का एक एग्जांपल लिख देना, क्रिप्टो करेंसी या फिर वर्चुअल असेट में जो भी आता हो, अनरेगुलेटेड मार्केट के रिलेटेड बेसिकली वो सब। ठीक है, 10 पॉइंट हो चुके हैं। 11वां पॉइंट आपकी मर्जी है, लिखना हो लिखना, नहीं लिखना हो नहीं लिखना। द एफएटीएफ मॉनिटर्स कंट्री टू इंश्योर दैट इम्प्लीमेंट द एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स फुल्ली और एंड इफेक्टिवली एंड होल्ड्स कंट्री टू अकाउंट दैट डू नॉट कंप्लाई। ठीक है भैया, जब आपको अगर लिखना ही ना तो इफेक्टिवली लिख देना लास्ट वाला पॉइंट। अगर लाइन समझ में नहीं आ रही है, और जिसको समझ में आ रही है तो एक बार वो मेरे को उस पर समझाने की कोशिश कर देना कमेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अपन ने देख लिया एफएटीएफ, बहुत अच्छा आंसर था। आगे देखेंगे GPML, ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। The global program against money laundering was established in 1997 अब देखो ये कब आया था, 1989 में आया था, और उसके बाद ये आया 1997 में, in response to the mandate given by the 1988। अच्छा देखो उसके रेस्पॉन्स के टाइम के हैं, देखो 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 ये तब का है, 1988 में कौन सा आया था, ये आया था ना, ठीक है यार, ये 1989 का है, पर 1988 का जिक्र किया हुआ है, कोई नहीं, देखते हैं। देखो GPML वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1997, एस्टैब्लिश की डेट तो 1997 है, इन रिस्पॉन्स टू द मैंडेट गिवन बाय द 1988 कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो ये तो ऊपर वाला था, 1998 वाला था, जाने तो अपने ये सब याद नहीं रखना। 1997 में लिख के आ जाना, और रिस्पॉन्स टू द मैंडेट गिवन बाय द 1988 कन्वेंशन अगेंस्ट द इलिसिट ट्रैफिक एंड नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। जितना आपने अच्छा लगे 1997 तक भी लिखोगे तो चलेगा, पहला सिर्फ उसके तरीके से बताना है आपने इंट्रोडक्शन के तौर पे स्टार्ट करने के लिए। दूसरा पॉइंट, द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ GPML एज अ यूनिट विद इन द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसको UNO
DC बोला जाता है, UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव था एज अ यूनिट विद इन द UNODC is to strengthen the ability of UN members states to implement measures in anti money laundering, countering the financial of terrorism। ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML इसको बोलेंगे आपसे शॉर्ट में, और CFT यानी कि काउंटरिंग अपना ये क्या था, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ठीक है, ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे शायद इसकी डेफिनेशन भी आने वाली है, कहीं तो आने वाली है यार, देखेंगे आएगी तो सही, आगे बात करेंगे। AML और CFT हाँ, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए उसके स्ट्रेंथन द मेजर्स टू प्रिवेंट दिस ये लाया गया था, एंड टू असिस्ट देम इन डिटेक्टिंग, सीजिंग एंड कॉन्फिस्केटिंग इलिसिट प्रोडक्ट प्रोसीड्स, इलिसिट यानी कि इलीगल। GPML fulfill its mandate principally through technical cooperation and assistance. It focuses on assisting legal, financing, law enforcement and judicial authorities as well as the private sectors to develop the necessary AML CFT infrastructure। Simple। मैंडेट यानी कि जो प्रोस्पेक्टस नहीं आता वैसा, GPML फुलफिल इट्स, प्रोस्पेक्टस लिख दो या मैंडेट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही है। GPML फुलफिल इट्स प्रोस्पेक्टस प्रिंसिपली थ्रू टेक्निकल कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस। इट फोकसेस ऑन असिस्टिंग लीगल, फाइनेंशियल law enforcement and judicial authorities as well as the private sectors to develop the necessary AML CFT infrastructure, anti money laundering or countering the financing of terrorism। ठीक है, over the years GPML was developed and maintained strategic relationships and conducted many joint activities with partner international organization working in this field। ठीक है जी, इन रिस्पॉन्स ऑफ, ये देखो अब इसको मैं समझा तो नहीं सकता ना, अब ये जो चीज़ें हैं वो आपको एक बार खुद ही पढ़ के समझनी होंगी, एक दो बार रीड मारोगे ना तो सिंपल समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है पर ऐसा कुछ हार्ड वो नहीं है और समझाने जैसा नहीं है, सिंपल। इन रिस्पॉन्स टू द कंट्रीज और ग्रुप ऑफ कंट्रीज रिक्वेस्टिंग मोर स्पेसिफिकली specialized and in-depth assistance, GPML continues to deploy नींद आ रही है अभी, थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक बार वापस। In response to countries or group of countries requesting more specialized and in-depth assistance, GPML continues to deploy professional expertise in the form of mentors in the field to train people and build institutions delivering direct technical assistance in states and region to improve AML or CFT capacity। सिंपल है जी, दोनों इंपॉर्टेंट थे, दोनों ही अपन ने अच्छे से खत्म कर लिए। अब है अगला ये इगमॉन्ट ग्रुप, ये भी एक तरीके से ग्रुप है। इगमॉन्ट का अपना यूरोप के रिलेटेड था मेरे हिसाब से, कहीं तो लिखा होगा यार, पढ़ते जाते हैं क्या बोल रहे हैं। द इगमॉन्ट ग्रुप serves an international network fostering improved communication and interaction among financial intelligence units FIUs। अरे हाँ, इससे पहले अपन ने ना FIU के बारे में पढ़ना था, तो वहाँ पे जाके पहले FIU को ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, तो FIU क्या है देखो, FIU इंडिया, मतलब FIU तो काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग होते हैं FIU, पर अपन पढ़ेंगे FIU इंडिया, और ये भी इंपॉर्टेंट आंसर है तो इसके ऊपर भी प्रॉपर ध्यान देना बेटा। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स इंडिया, FIU इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। FIU IND वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 18 नवंबर 2004। ठीक है जी, 18 नवंबर 2004 को इसका बर्थडे है। एज द सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये लाने का मतलब क्या था, 18 नवंबर 2004 की इसकी बर्थडे है। एज द सेंट्रल नेशनल एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेशन टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सस्पेक्ट यानी कि सस्पिशियस, वही अपना जिस पे आपको शक हो, तो उस पर अगर ऐसा कुछ लगता है तो उसके ऊपर नज़र रखना या उसको सही करना, सही तरीके से उसको देखना, या कुछ अगर लोचा लपाटा लग रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना। FIU IND is also responsible for coordinating and strengthening efforts of national and international intelligence, मतलब ये दूसरों को भी सपोर्ट करता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटेलिजेंस को भी सपोर्ट करेगा, टू कोऑर्डिनेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एफर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन परसुइंग द ग्लोबल एफर्ट्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। जाहिर सी बात है,
अपना इंडिया भी बहुत अच्छा है ये सब चीज़ों में, तो बताते रहते हैं सारी चीज़ें जो भी अगर इनको सही लगती हैं, नए नए तरीके लेकर आए। अब मान लो इंडिया में वो केस हुआ और कहीं नहीं हुआ, तो वो लोग ग्लोबली बताएंगे कि हाँ भैया देखो हमारे साथ ऐसा ऐसा केस हुआ, आपके साथ ना हो तो इसीलिए ये आपको हम बता रहे हैं। FIUIND इज एन, आपके शायद उसमें ना IU प्रिंट होगा, या फिर अगर नहीं है तो फिर FIUIND लेना। मैंने यहाँ पे पेन से लिखा हुआ है तो मेरे में मिसप्रिंट था। FIUIND is an independent body. FIUIND is an independent body reporting directly to the Economic Intelligence Council IEC, headed by the Finance Minister. ठीक है, ये IEC क्या है? एक तरीके से इंटेलिजेंस काउंसिल है इकोनॉमिक के रिलेटेड। इसका मतलब जो भी वो होते हैं अपनी वो है, जो निर्मला देवी जी जो है अभी के लिए फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, अलग बात है वो तो। FIUIND इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी रिपोर्टिंग डायरेक्टली, मतलब ये जो FIU है IND वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता है? IEC को, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जिसके हेड कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। द फंक्शन ऑफ FIUIND आर collection of information, analysis of information, sharing of information, act as central repository, coordination और रिसर्च एंड एनालिसिस। ठीक है, इसको आप ऐसे शॉर्ट में लिख दो CASACR, बाजू में से लिख दो CASACR। रटवा नहीं रहा हूँ पर ठीक है, ऐसे याद करोगे तो अच्छा सा थोड़ा सा याद हो जाता है। The function of FIUIND are collection of information, analysis of information, sharing of information, act as a central repository और coordination और research and analysis। ठीक है, ये हो गए CASACR functions अपन ने देख लिए। अभी एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या बोला हुआ है इन सब पॉइंट्स के अंदर। Collection of information, act as the central reception point for receiving cash transaction reports CTRs, non-profit ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स, क्रॉस बोर्ड वायर ट्रांसफर रिपोर्ट्स CBWTRs बोलते हैं इसको, फ्रॉम वेरियस रिपोर्टिंग एंटिटीज। ठीक है जी, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये वाले नाम आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखने पड़ेंगे। कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर है एक्ट एज द सेंट्रल रिसेप्शन पॉइंट फॉर रिसीविंग कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स NTRs और अपना ये CBWTRs एक्सेट्रा फ्रॉम वेरियस रिपोर्टिंग एंटिटीज। दूसरा, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, analysis received information in order to uncover patterns or transactions suggesting suspicious of money laundering and related crimes. Sharing of information with national intelligence, law enforcement agencies or national regulatory authorities and foreign financial institution units. एक्ट एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी, तो इसमें क्या है देखो, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन नेशनल डेटाबेस, ओ तेरी, ठीक है, सेंट्रल रिपोजिटरी यानी कि एक तरीके से एक डेटाबेस बना देना जो कि जहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब एक सेंट्रलाइज फॉर्म में होंगी, और नेशनल डेटाबेस वहाँ पे एक तरीके से सारी चीज़ें रिपोर्ट कोई व्यक्ति कर भी सकता है, और किसी को अगर कुछ जानना हो तो वहाँ पे जाके वो जान भी सकता है। देखो, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द नेशनल डेटाबेस ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिपोर्टिंग एंटिटीज, तो वहाँ पे सारी वो रिपोर्ट्स अपने लिए भी अवेलेबल होंगी। इनकी सारी वेबसाइट वगैरह रहती हैं गवर्नमेंट की, तो FIU की वेबसाइट आप शायद हो तो सर्च करना, और हो मिली तो फिर मेरे को भी एक बार कमेंट में लिख के बता देना। कोऑर्डिनेशन, coordinate and strengthen collection and sharing of financial intelligence through an effective national, regional and global network to combat money laundering and related crimes। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक तरीके से तालमेल बना के रखना, नेशनल और इंटरनेशनल जितनी भी FIUs हैं, और ग्लोबल नेटवर्क में अपना योगदान देना। वो लोग भी अपनी की मदद करेंगे तो अपन को भी उनकी करनी चाहिए, या अपन उनकी कर रहे हैं तो वो लोग भी अपनी करेंगे, तो वही साठ गांठ चलती रहती है और गिव एंड टेक चलता रहता है बेसिकली। Research and analysis monitors and identifies strategic key area on money laundering trends, technologies, typologies, typologies and development। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस में क्या बोला देखो, मॉनिटर एंड आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक की एरियाज ऑन मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेंड्स, टाइपोलॉजीज एंड डेवलपमेंट, मतलब कैसे कैसे वो बढ़ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके निकाले लोग ने, तो आप भी उसके क्या बोलते वो निकालो, उससे बचाव या फिर प्रिवेंशन कैसे हो सकते हैं उसके लिए वो निकालो। ठीक है, FIU इंपॉर्टेंट आंसर है, एक बार वापस देखना है तो देख लेते हैं फटाफट से। 18 नंबर 2004 को आया था। सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको एनालाइज, रिसीव, प्रोसेसिंग, डिसेमिनेटिंग, ये सब आई थी। पहला पॉइंट ये लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथनिंग के लिए इसका मेन रिस्पॉन्सिबल था, और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटेलिजेंस को भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, और ये सारी चीज़ें देखी अपन ने।
फिर डायरेक्टली ये बॉडी किसको रिपोर्ट करती है, आईईसी को, जो कि हेड होती है किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इसके फिर अपन ने फंक्शंस देखे, CASACR, ठीक है, CASACR, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्ट एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी, फिर था अपना कोऑर्डिनेशन, और CASACR, रिसर्च एंड एनालिसिस। ठीक है, अब देखो इसके बाद ना एक और लास्ट पॉइंट है, अभी इस पेज पे आए ही हैं, तो ये सिर्फ रीड ओनली वाला है, तो एक अपना ये वाला भी पेज खत्म ही कर देते हैं, तो फिर इसके पहले अपन अपना पढ़ के ये वाला भी मतलब ठीक है, थोड़ा सा ही टॉपिक है। फ्रीजिंग ऑफ असेट अंडर सेक्शन 51A ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, UAPA बोलते हैं इसको, इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट फॉर द more effective prevention of certain unlawful activities of individual and association and for dealing with terrorist activities। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली टेररिस्ट एक्टिविटीज से जो भी कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही हैं उसके द्वारा प्रिवेंशन कैसे मिल सकता है उसकी बात कर रहे हैं। इन टर्म ऑफ सेक्शन 51A, the central government is empowered to freeze, seize, attach funds and other financial assets, economic resources held by, on behalf of, or at the direction of the individuals or entities listed in the schedule of to the order, or any other person engaged or in suspected to be engaged in terrorism, and prohibit any individual or entity from making any fund, financial asset or economic resources or related services available for the benefit to the individual or entity listed in the schedule to the order, or any other person engaged in or suspected to be engaged in the terrorism। मैंने जैसे पढ़ा वैसे ही इसको पढ़ के जाने देना, अपना इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो इस पेज पे दिया हुआ था और रीड ओनली वाला ही था, तो आंसर देखा तो पढ़ लिया अपन ने, खत्म कर दिया। अब अपना जो लास्ट आंसर रहेगा वो KYC तक का ही रहेगा, और अभी अपन देखेंगे वही अपना इगमॉन्ट से जहाँ से बाकी था, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ही है, मतलब लगभग आधा पौन घंटा शायद और लगेगा, आधा घंटा तो बैर मिनिमम लगेगा ही लगेगा, तो 1.5-2 घंटे में अपन खत्म कर देंगे इसको। एगमॉन्ट ग्रुप में देखो क्या बोला हुआ है, द एगमॉन्ट ग्रुप, ये एक तरीके से देखो FIU पढ़ने का मेन पहले ये मकसद था, ताकि अब जो ये देखने वाले हैं ना एगमॉन्ट और APG और ये EAG और ये जो सेक्शन 5 वगैरह आएंगे वो सब इसी के रिलेटेड है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी कि हाँ देख रही हैं, तो वो अपन ऊपर से पढ़ के जाने देंगे, इसलिए वो FIU पहले पढ़ा अपन ने। द एगमॉन्ट ग्रुप सर्व्स एज एन इंटरनेशनल नेटवर्क fostering improved communication and interaction among financial intelligence units. Egmont Group is named after the venue in Brussels where the first such meeting of FIUs was held in June of 1995. The goal of the Egmont Group is to provide a forum for FIUs around the world to improve support to their respective governments in the fight against money laundering, terrorist financing, and other financial crimes. This support includes expanding and systemizing international cooperation in the reciprocal exchange of financial intelligence information। ठीक है, देखो सबसे पहले जो इसके थे FIU को ये सपोर्ट करता है, और ये तब लाया गया था ब्रुसेल्स वेयर द फर्स्ट सच मीटिंग ऑफ FIU वाज हेल्ड इन जून 1995। फिर गोल के बारे में बताया कि गोल ऑफ इगमॉन्ट क्या है, टू प्रोवाइड फोरम ऑफ FIUs, एक तरीके से उनको एक फोरम प्रोवाइड करना अराउंड द वर्ल्ड टू इम्प्रूव सपोर्ट टू देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट इन द फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम्स। सिंपल। फिर ये दिस सपोर्ट्स इंक्लूड्स क्या क्या, एक्सपांडिंग एंड सिस्टमाइजिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द reciprocal exchange of financial intelligence information, increase the effectiveness of FIUs by offering training and personal exchange to improve the expertise and capabilities of person employed by FIUs। ठीक है, उनको भी एक तरीके से क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग देना, पर्सनल एक्सचेंज तरीके से उनको समझाना, उनको एक्सपर्टीज प्रोवाइड करना, कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना, पर्सनल एम्प्लॉयड बाय FIUs। फिर फॉस्टरिंग बेटर and secure communication among FIUs through the application of technology presently via the Egmont Secure Web, ESW इसको बोलते हैं, जहाँ पे ये मतलब कम्युनिकेशन और सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। देखो, फॉस्टरिंग बेटर एंड सिक्योर कम्युनिकेशन अमॉन्ग FIUs थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्रेजेंटली विया द एगमॉन्ट सिक्योर वेब, एंड चौथा पॉइंट हाँ, promoting the establishment of FIUs in those jurisdiction without a national anti-money laundering terrorist financing program in place, or in areas with a program in the beginning stage of the development।
ठीक है। 4 थे, एक्सपेंडिंग एंड सिस्टमाइजिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ FIU बाय ऑफरिंग ट्रेनिंग एंड पर्सनल एक्सचेंजेस, फॉस्टरिंग बेटर एंड सिक्योर कम्युनिकेशन थ्रू ये अपना ESW, प्रमोटिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ FIU विदाउट एनी नेशनल, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। 4 पॉइंट बेसिकली समझना, एक्सपेंड, इंक्रीज, फॉस्टरिंग और प्रमोटिंग, सिंपल। उसके पहले थोड़े से ये जो 2 पॉइंट थे, 3 पॉइंट थे, वैसे अपना 2 पॉइंट भी लिखोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर ने इग्मोइट ग्रुप भी अपन ने समझ लिया। अब ये APG है और एक ये EPG था पीछे, EAG, तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने वाले हैं, तो वो एक बार फटाफट पढ़ के खत्म कर देते हैं। देखो APG का फुल फॉर्म क्या है, द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग APG was officially established as an autonomous regional anti-money laundering body in February 1997 at the 4th and the last Asia Pacific Money Laundering Symposium in Bangkok, Thailand. The purpose of the APG is to facilitate the adoption, implementation, and enforcement of the internationally accepted anti-money laundering and anti-terrorist financing standards set out in the recommendation in the FATF. The APG role includes assisting jurisdiction in the region to enact law dealing with the proceeds of crime, mutual legal assistance, confiscating forfeitures and extradition, मतलब एक तरीके से अपने पास जब्त करना। It also includes the provisions of guidance in setting up system for reporting and investigating suspicious transaction and helping in the establishment of financial intelligence unit. फिर है the APG is a voluntarily and cooperative international body established by the agreement among its members and it's autonomous. It does not derive from an international treaty nor is it part of any international organization. सिंपल, इसको मैं समझा भी नहीं रहा, और मतलब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अपन ने अभी जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ना, तो वही शब्द रिपीट करे हुए हैं, और कहीं अगर कुछ नया लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। आगे देख रहे हैं EAG। अब ये EAG वो है यूरोजन वाला, यूरोजन ग्रुप ऑफ कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। अब ये यूरोजन बेसिकली शायद यूरोप के ही कुछ स्टेट्स हैं, उसका संगठन है। द यूरेशियन, ठीक है, अच्छा ये यूरोजन नहीं है, यूरेशियन है, मतलब यूरेशियन यानी कि यूरोप ही हुआ यार। देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। एक तो एशिया और EUR, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है नहीं आइडिया, पर उसका ग्रुप है मिला जुला के, ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। The Eurasian Group of Combating Money Laundering and Financing of Terrorism is an FATF-style regional body. The EAG was established in 2004 and is currently as associated member of the FATF. देखो ये सारे जितने भी है ना, वो सब FATF के members ही हैं। The EAG was created for the countries of the Eurasian region not included in the existing FATF-style regional group and intended to play an important role in reducing the threat of international terrorism and ensure the transparency, reliability and security of the financial system of states and their further integration into the international infrastructure for combating money laundering and terrorism financial, AML और CFL, ठीक है। एक तरीके से वही बोला हुआ है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लाया गया है, और प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर रिड्यूसिंग द थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म एंड इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी, किसमें, फाइनेंशियल सिस्टम में, और वही सबके बात करिए। द प्राइमरी गोल ऑफ द EAG इज टू इंश्योर इफेक्टिव interaction and cooperation at the regional level and integration of EAG member states into the international system of anti-money laundering and combating financing of terrorism in accordance with the recommendation of the FATF, ठीक है। FATF के recommendation के हिसाब से काम कर रहा है, इंटरेक्शन और कोऑपरेशन वाला इसका मेन गोल है। आगे देखते हैं, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्शन 5 इसकी बात कर रहा है। वेयर द डायरेक्टर और एनी ऑफिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय हिम हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजेशन दैट एनी पर्सन इज इन द पोजेशन ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, सच पर्सन हैज बीन चार्ज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड अ शेड्यूल ऑफेंस एंड सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर लाइकली टू बी कंसील्ड एंड सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर लाइकली टू, मतलब या तो वो हो चुका है या तो वो होने वाला है क्राइम, ट्रांसफर्ड और डेल्ट विद इन एनी मैनर विच मे रिजल्ट इन frustrating any proceedings relating to confiscation of such proceeds of crime, which may result in frustrating any proceedings relating to confiscation of such proceeds of crime, ठीक है। या तो वो ऐसी हरकतें करने वाला है जिससे
प्रोसीड्स मतलब जो आप उसको पकड़ने वाले हो ना, वो या तो देश छोड़ के भागने वाला है, ऐसा कुछ है, ठीक है। सच ऑफिसर मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग relating to confiscation, हाँ, may by order in writing provisionally attach such property for a period not exceeding 180 days for the date of the order in the manner provided in the second schedule of the Income Tax Act 1961। मतलब वो 180 दिन के लिए कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी लगती है वो जो सस्पिशियस रहती है ना, तो वो 180 दिन तक अपने पास एक तरीके से सीज करके रख सकते हैं, जब्त करके रख सकते हैं। द डायरेक्टर और एनी, ये जो अपना वो है, वो जो ऑफिसर या डायरेक्टर जो भी वो लोग हायर करेंगे, वो अपॉइंट करेंगे, सॉरी, वो डेप्यूटी डायरेक्टर से कम का नहीं होना चाहिए रैंक का। द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर हु प्रोविजनली अटैच एनी प्रॉपर्टी शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम सच अटैचमेंट फाइल अ कंप्लेंट स्टेटिंग दैट फैक्ट ऑफ सच अटैचमेंट बिफोर द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मतलब अब ये जो डायरेक्टर है ना, who provisionally attach any property shall within a period of 30 days from such attachment file, हाँ ठीक है, देखो 180 दिन के लिए ये लोग अपने फाइल में अटैच कर सकते हैं और आपको 30 दिन के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताना है, ठीक है, जब से आप वो अटैचमेंट फाइल करोगे कंप्लेंट में, स्टेटिंग दैट फैक्ट ऑफ सच अटैचमेंट, कि हमने क्यों अपना अटैच किया। पहले आपने उनसे अटैच करवा लिया 180 दिन के लिए, और उसके भी कुछ प्रोविजंस रहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इतनी डेप्थ में दी नहीं है, जहाँ आएगी तो वहाँ पे अपन डिटेल में बात करेंगे। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी और ये सब कंपनी लॉ में भी आने वाला है, ठीक है। तो वो डायरेक्टर वगैरह को 30 दिन के अंदर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि हमने क्यों अटैच किया, सिंपल। अब इसके बाद अपने देखते हैं एजुडिकेशन अंडर PMLA एक्ट 2002 सेक्शन 8 इसकी बात कर रहा है। अब यहाँ पे एजुडिकेशन का पूरा प्रोसेस भी दिया हुआ है, और फिर अपन इसको लास्ट में एक बार शॉर्ट में भी समझ लेंगे क्या बोल रहे हैं, ठीक है जी। एजुडिकेशन अथॉरिटी PMLA एक्ट 2002, PMLA एक्ट अपना यही है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसके अंदर एजुडिकेशन का पार्ट है अंडर सेक्शन 8। On receipt of complaint in adjudicating authority is of the opinion that the person has committed by any offence violating the provision of the act, it may issue a notice to show cause within 30 days of receiving the notice as to why his property should not be declared, and ask for source of income and means through which the asset has been acquired. If property involved in the offence is held by the two or more person, then notice will be served to all the such person, ठीक है। आपको 30 दिन के अंदर नोटिस टू शो कॉज, यानी कि शो कॉज के बाजू में लिख दो सर्कल करके, कारण बताओ नोटिस, कि आप सामने से बताओ कि हम क्यों ना माने कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कोई भी चार्ज नहीं है, या फिर कोई भी ऑफेंसिबल एक्ट के द्वारा, यानी कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से खमा के तुमने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। तुम बताओ कि तुम्हें हम गिल्टी क्यों ना माने, वो होता है शो कॉज नोटिस। 30 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपको क्या बोलते हैं, वो कर सकती है, शो कॉज नोटिस भेज सकती है। विद इन 30 डेज आपको उस नोटिस के रिसीव होने पे आपको वो बताना पड़ेगा कि क्यों हम ना माने कि आपकी ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा नहीं हुई है, ठीक है। और अगर एक या दो प्रॉपर्टी होल्डर है, मतलब 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्डर है, तो दोनों को अपना वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को भेजा जा सकता है। अगला पॉइंट देखो, considering the reply received to the notice issued, hearing the aggrieved party and the director or any other officer authorized by him, and taking into account all relevant record, pass an order providing whether property is involved in the case of the money laundering, ठीक है। अब जो भी अग्रीव पार्टी रहेगी, पर्सन रहेगा, वो फिर यहाँ पे सब कुछ कार्यवाही वगैरह होगी, सुनवाई होगी, रेलेवेंट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे डिसाइड होगा कि वेदर प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और नॉट। However, if property is claimed by the person other than a person to whom the notice had been issued, यानी कि वो पर्सन है, अब ये तीसरा बंदा है, आपने एक पर्सन था एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एक पर्सन था जिसको आपने नोटिस भेजा, अब ये एक तीसरा बंदा है, ठीक है, जो वो बोल रहा है कि हाँ भैया ये जो प्रॉपर्टी आपने जो इसके लिए वो भरे है ना अपना, इसको जो आप शो कॉज नोटिस मांग रहे हो, ये प्रॉपर्टी इस बंदे की है, ये क्लेम कर रहा है, तो अब उसकी बात हो रही है यहाँ पे। However, if the property is claimed by a person other than a person to whom the notice has been issued, such person shall also be given an opportunity of being heard to prove that the property is not involved in money laundering. तो वो व्यक्ति भी बताएगा कि हाँ भैया ये प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति की नहीं है, ये मेरी है, अपॉर्चुनिटी बीइंग ऑफ, उसको भी दिया जाएगा कि हाँ भैया तू बता कि प्रॉपर्टी में क्या लोचा चल रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग है नहीं है, तो वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। Where the adjudicating authority has confirmed the involvement of property is in the offence of money laundering, it may pass an order to retain or seize the property involved. अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि हाँ भैया ऑफेंस के द्वारा ही करी गई है, मतलब ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा ही ये
प्रॉपर्टी इन्वॉल्वमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो उसको फिर सीज भी कर सकती है, और रिटेन यानी कि अपने पास जब्त भी, सीज यानी कि अपने उसको सीज कर देना, लॉक लगा देना, ताला मार देना, सीज का मतलब पता ही होगा, और रिटेन यानी कि अपने पास जब्त कर सकती है, उससे पास से ले सकती है, सिंपल। ठीक है, अब जो ये 3-4 पॉइंट थे ना, 4 पॉइंट थे, वो थे एजुकेटिंग अथॉरिटी के। अब जो मैं पॉइंट पढ़ूंगा ना, 4 पॉइंट, इसी सेम आंसर में स्पेशल कोर्ट के रिलेटेड आंसर है। अब देखो उसमें क्या बोला हुआ है, वेयर ऑन कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल ऑफ एन ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट द स्पेशल कोर्ट finds that the offense of money laundering has been committed, it shall order that such property involved in the money laundering or which has been used for commission of the offense of money laundering shall stand confiscated to the central government। ठीक है, अब ये जो ऑफेंस के द्वारा जो भी जब्त करी हुई प्रॉपर्टी होगी, money laundering has been committed, it shall order that such property involved in the money laundering or which has been used for commission of the offense of property shall stand confiscated to the central government। ठीक है, वो confiscated यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी वो प्रॉपर्टी। Where on conclusion of a trial under this act, the special court finds that the offence of money laundering has not taken place or the property is not involved in the money laundering, it shall order release to such property to the person entitled to receive it। मतलब अगर ऐसा प्रूव हो गया कि हाँ भैया कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, तो फिर आपको वो प्रॉपर्टी वापस दे दी जाएगी। Where the trial under the act cannot be conducted by reason to the death to reason, अच्छा ठीक है, देखो, where the trial under this act cannot be conducted by reason of death of the accused, the special court shall, on an application moved by the director or a person claiming to the entitled to a possession of a property, pass appropriate orders regarding confiscation or release of the property taking into consideration the material placed before it। ठीक है, अगर ये प्रूव हो गया कि जो भी व्यक्ति था जो क्लेम कर रहा था और जिसकी नाम पे, मतलब जो अक्यूज्ड था, जिसको आपने वो भरा था, जिसको आपने शोकॉस नोटिस जिससे मांगा था ना, जिसके द्वारा पेनल्टी आपको, मतलब ऐसा था कि हाँ भैया इसके मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा इसने प्रॉपर्टी ली है, तो वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब ये जो व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति के वो भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो सारी देखी जाएगी चीज़ें, और अगर ये साबित हो जाता है कि हाँ भैया ये इसी के नाम पे है और ये सब है, तो फिर वो प्रॉपर्टी या तो उसको दे देंगे या फिर अपने पास जब्त कर लेंगे, या जो भी मैटर रहेगा वो फिर केस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका क्या करना है। ठीक है, देखो क्या बोला हुआ है, where the trial under the act cannot be conducted by reason of the death of the accused, the special court shall, on the application moved by the director or a person claiming to entitled to a possession of a property, pass appropriate orders regarding confiscation or release of the property। या तो confiscation हो जाएगा या फिर प्रॉपर्टी उसको रिलीज कर दी जाएगी, taking into consideration the material placed before it। Where a property is confiscated with the central government, special court can also direct transfer of confiscated property to the claimant। ठीक है, डायरेक्टली अगर ये साबित हो जाता है कि जो कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी है वो उस व्यक्ति की है, तो फिर उसको भी डायरेक्टली क्लेमेंट को मिल जाएगी, who may have suffered a quantifiable loss due to the offense of money laundering। However, the special court shall not consider such claim unless it is satisfied that the claimant has attached in good faith। मतलब जो तीसरा व्यक्ति है वो गुड फेथ में वो काम कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कि उसने कुछ लोचे लपाटे के लिए कुछ किया, तो वो प्रूफ हो जाता है तो ही उसको वो अपना मिलेगी। has suffered the loss despite having taken on all responsible precaution। मतलब देखो, has suffered the loss despite having taken all responsible precautions, मतलब उसने तो अपने तरीके से सारे precautions लिए थे। अब उसके बाद भी उसको लॉस हुए, तो उसमें उसकी क्या गलती, तो फिर उसको वो क्लेम करने मिल जाएगी। अब देखो इसमें टोटल 8 पॉइंट है, हाँ 8 पॉइंट है। तो अब उसमें पहला पॉइंट था जिसमें अपन ने नोटिस की बात करी कि आपको 30 दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा। फिर दूसरे वाले में था रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए रिकॉर्ड्स मांगेंगे, हाँ अग्रीव पार्टी से रिलेवेंट रिकॉर्ड्स और वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि क्या कौन क्या है, और उसके हिसाब से वो लोग फिर ऑर्डर देंगे। फिर क्लेमेंट वाला पॉइंट था तीसरा वाला कि अगर कोई क्लेमेंट वाला भी वो बातचीत आती है तो वो फिर केस के हिसाब से देखा जाएगा, क्लेम हैज़ बाय पर्सन अदर देन अ पर्सन। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको भी मिलेगी। फिर या तो चौथे केस में कंफर्म कर देंगे, कन्फिस्केट कर देंगे या फिर सीज कर देंगे
या फिर अपना वो जो क्लेमेंट था केस के हिसाब से उसको मिल जाएगी। फिर जो है 5वां पॉइंट वो था, अब ये जो पहले 4 पॉइंट थे वो थे उसके एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के, फिर जो 4 पॉइंट है उसके हैं, मतलब जो 5वां पॉइंट है वो है स्पेशल कोर्ट के रिलेटेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अधिकार है कि उसके पास वो कन्फिस्केट रहेगी। 7वां पॉइंट नहीं, हाँ 6ठा पॉइंट है अगर नहीं होगी वो क्या बोलते वो प्रॉपर्टी रिलेट और उसके रिलेटेड नहीं होगी मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड, तो फिर उसको फिर वो कर देंगे, छोड़ देंगे वो प्रॉपर्टी को अपने वो कर देंगे, रिलीज कर देंगे, सॉरी हाँ रिलीज शब्द ही नहीं आता यार कई बार तो। 7वां पॉइंट है अगर उसकी डेथ हो जाती है वो जो अक्यूज था, तो फिर वो रेलेवेंट चीज़ें देखी जाएंगी और वो फिर उस हिसाब से केस के हिसाब से चलेंगी। यहाँ पे ऊपर से ही चीज़ें दी हुई हैं, तो वैसे ही मैं भी पढ़ रहा हूँ, अपने एग्जाम में भी वैसे ही लिखना है, थोड़ा बहुत अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। और एक बार जब पढ़ोगे ना, खुद तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद ही फिर आप अच्छे से लिख सकते हो। 8वें पॉइंट में बोला कि अगर क्लेमेंट गुड फेथ में है और उसका लॉस हुआ है, उसके सारे क्या बोलते हैं रीजनेबल प्रिकॉशंस बना मेंटेन करने के बाद, तो भी वो देखी जाएगी चीज़, और अगर सही साबित हो गया तो फिर उसको क्लेम मिल जाएगा उस प्रॉपर्टी के नाम पे। ठीक है, अब देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बती हैं, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ रीड ओनली है, तो उस हिसाब से भगा भूग के देखेंगे। अब पढ़ेंगे अपन ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरीज के बारे में। ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडियरीज के बारे में सेक्शन 12 इसकी बात कर रहा है। अब ये अगेन आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम है, पूछा गया है, तो अपन इसको थोड़ा सा वजन दे के पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 12 भी है इसमें, सेक्शन 13 भी है, सेक्शन 15 भी है, सेक्शन 14 अभी छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा इसमें, दिखेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, Chapter 4 of the Act deals with obligation of banking companies, financial institutions and intermediaries. Section 12 requires every banking company, financial institution and intermediary are of security shall maintain a record of all transactions, the nature of value of which may be prescribed, whether such transaction comprises a single transaction और a series of transaction। ठीक है जी, कई बार क्या होता है ना कि उस अकाउंट से इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है, कई बार वो नज़र में आ जाती है, और कई बार कुछ ऐसी जब चीज़ें लगती हैं, उनको तो देखो बैंक को तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके ही रखने हैं। अब आप बैंक के पास गए कि हाँ भैया देखो फलानी इतनी प्रॉपर्टी है और मेरे को इसके ऊपर कुछ लोचा लग रहा है, अब आप बताओ ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है मेरे को पता चला है कि आपकी बैंक के थ्रू है, मेरे को इसके रिकॉर्ड्स चाहिए कि इसने कहाँ ट्रांजेक्शन किया है, कहाँ से इसके पास पैसा आया है और इसने कहाँ पर पैसा लगाया है। अब आप बैंक के पास गए और बैंक बोल रही है कि भैया इसके रिकॉर्ड्स तो मेरे पास नहीं है, तो सबसे पहले तो वो बैंक वाले के लगाएंगे। तो वही बोल रहे हैं कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, चाहे वो सिंगल ट्रांजैक्शन ही क्यों ना हो या फिर उसकी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन भी क्यों ना हो, आपको सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं, बेसिक मतलब यही है। और दूसरा पॉइंट था वेरीफाई एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स टू द आइडेंटिटी ऑफ ऑल द क्लाइंट्स इफ सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं वेरीफाई एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द आइडेंटिटी। ठीक है, जो भी मतलब आपका कस्टमर रहेगा, मतलब बैंक का कस्टमर मैं हूँ और मैं हूँ खतरनाक खिलाड़ी मनी लॉन्ड्रिंग वाला। ठीक है, तो अपना आपको मेरा नाम पता सब कुछ पता ही होगा, पासबुक के ऊपर आता ही है। अब कोई और व्यक्ति, मतलब मान लो कोई आप ही आ गए बैंक में पूछताछ करने कि हाँ भैया मेरे को इसकी ट्रांजैक्शन बताओ, तो आपको बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे, क्योंकि वो फिर वो आ जाती है ना सिक्योरिटी और वो वाली बात में। मेरी नाक पे खुजली क्यों हो रही है? हाँ, तो अगर कोई ऑफिसर्स आते हैं और बोलते हैं कि भैया इसके रिलेटेड हमें बताओ, अब वो जीएसटी इनकम टैक्स वाले ऑफिसर आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपको देनी पड़ेंगे, तो वहाँ पे कोई भी वो थ्रेटनिंग वाला वो मैटर नहीं आएगा, आपको देनी पड़ेगी। तो यही बोल रहे हैं वेरीफाई एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ ऑल द इट्स क्लाइंट्स इफ सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, द रिकॉर्ड्स एज मेंशन above are required to be maintained for a period of 5 years from the date of completion of transaction। जब से वो ट्रांजेक्शन होगी, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो उस ट्रांजेक्शन डेट से लेके 5 साल तक आपको वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सेक्शन 12 इतनी बात कर रहा है। अब आगे आ गया सेक्शन 13 स्टेट्स दैट द डायरेक्टर यानी कि अपना यहाँ पे वो ईडी की बात हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बात हो रही है यहाँ पे। सेक्शन 13 states that the director may either on his own motion or on an application made by an authority, officer or person call for records of all transactions and make such inquiry or cause such inquiry to be made
एज ही थिंक्स फिट। ठीक है, अब देखो ये सारी सेक्शंस की लाइन है, तो अब आपने यही सेम लाइन नहीं लिखनी है एग्जाम में। आप देखो क्या लिख सकते हो, सेक्शन 13 स्टेट्स दैट डायरेक्टर में, मतलब आप देखो डायरेक्टर लिखा है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी लिख दोगे तो कोई बढ़िया नहीं है, उसको तो और बल्कि अच्छा लगेगा पढ़ने वाले को कि हाँ भैया इसको नाम पता है। सेक्शन 13 स्टेट्स दैट द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर में ईदर ऑन हिज ओन मोशन या फिर और ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय एनी अथॉरिटी या फिर ऑफिसर या फिर कोई पर्सन कॉल्स फॉर रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, अगर वो लोग मांगेंगे एंड मेक सच इंक्वायरी और सच इंक्वायरी टू बी मेड, और ठीक है ये वाली लास्ट वाला हटा दो, यहाँ पे इंक्वायरी तक लिखोगे तब भी चलेगा। और क्या बोलते, उनकी इंक्वायरी के लिए आपको कुछ चाहिए रिकॉर्ड्स तो आपको देने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। In the course of any inquiry, if the director finds that a banking company, financial institution or intermediary or any of its officer has failed to maintain or retain records in accordance with the provision of the act, he may levy a fine on such banking company। मैंने बताया ना, सबसे पहले तो उसकी लगाएंगे फिर कि तूने क्यों मेंटेन नहीं करके रखे। अब देखो भैया 5 साल बाद जाओगे तो फिर तो मेंटेन नहीं करना पड़ेंगे, वो तो फिर अब लॉ में लिखा हुआ है तो चलेगा। पर 3 ही साल हुए हैं और तूने वो डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर वो अब तेरे को फेल हो गया तो उसके लिए तो फिर वहाँ पे फाइन लगेगा। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट he may levy a fine on such banking company, financial institution or intermediary which shall not be less than 10,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees for each failure। each failure बोला है कि आपको हर फेलियर के ऊपर आपने वो देने पड़ेंगे 10,000 रुपीज बट मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। आगे बात करते हैं सेक्शन 15 की। Section 15 empowers the central government to prescribe in consultation with the Reserve Bank of India the procedure and the manner of maintaining and furnishing information for the purpose of implementation of the provision of the act। Section 15 क्या बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि वो कंसल्टेशन ले सकते हैं विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ मेंटेनिंग, कैसे आपको मेंटेन करना है, कैसे फर्निश करनी है इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सिंपल है जी, बहुत इजी है और ये बहुत छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो ये वाले तो ध्यान से अपन ने करने ही है ख़त्म। ठीक है ठीक है जी, आगे देखते हैं। समन, सर्च एंड सीजर अंडर PMLA Act 2002। Section 16 empowers an authority to enter or on having reason to believe that an offence under Section 3 has been committed any place within the limits of the area assigned to him or in respect of which he is authorized। It requires such authority to place mark of identification on the record। ठीक है, अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं, आपने ना उससे वो मांगे रिकॉर्ड्स मांगे, अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब अगर इसको मैंने रिकॉर्ड्स वापस दे दिए तो इसमें कुछ ये फेरफार कर सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि उसके ऊपर कुछ मार्क्स बना लो अपने, तो मतलब अपने अनुसार कुछ मार्क ऐसे बना लो ताकि आप जब बाद में देखोगे वापस से तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये तो वही वाला, उसमें कुछ लोचा है। ठीक है, अगर कुछ भी मार्क में छेड़छाड़ लगती है या फिर उस जगह पे छेड़छाड़ लगती है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, एक बार वापस से पढ़ रहा हूँ। इट रिक्वायर्स सच अथॉरिटी टू प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन द रिकॉर्ड्स इंस्पेक्टेड बाय हिम एंड मेक और कॉज टू बी मेड एक्सट्रैक्ट और कॉपी देयर फ्रॉम। ठीक है, वो कॉपीज वगैरह भी ले सकते हैं। मेक एन इन्वेंट्री ऑफ एन प्रॉपर्टी चेक्ड और वेरीफाइड बाय हिम और एंड रिकॉर्ड्स टू बी स्टेटमेंट of any person present in the place which may be useful for or relevant to any proceeding under the act। If the authority authorized in this behalf of the central government by general or special order has reason to believe that any person has secreted about this person or in anything under his possession, ownership and control। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि उसने, व्यक्ति ने कुछ चीज़ें हमसे छुपाने की कोशिश करी हैं। ठीक है, कुछ पोजेशन, कुछ ओनरशिप या कंट्रोल, एनी रिकॉर्ड्स या कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किया है और छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो विच में बी यूजफुल फॉर एन रेलेवेंट, मतलब उस सर्च के लिए या उस प्रोसीडिंग के लिए ज़रूरी थी पर उसने उसको छुपाने की कोशिश करी है, तो ही में सर्च दैट पर्सन एंड सीज सच रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी विच मे बी यूजफुल और रेलेवेंट, और उसको मतलब सर्च भी कर सकता है, सीज भी कर सकता है। पहले मतलब समन के बारे में बात करी कि वो उसको नोटिस दे सकता है और उसके पास अधिकार है ये सब वो सब, और उसके बाद सर्च और सीज की भी लगेगा प्रोसीडिंग्स के रिलेटेड, तो फिर वो भी कर सकते हैं। सिंपल है, देखो जैसे मैंने पढ़ रहा ना वैसे ही आपने भी पढ़ना है, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद वाला जितना भी ब्लॉक है वो सिर्फ रीड ओनली वाला है, तो पूरा का पूरा पेज मैं ऐसे ही पढ़ता जाऊँगा, कहीं अगर लगेगा कि हाँ समझाने जैसा है तो वहाँ समझेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सीज
डॉक्यूमेंट को होते हैं और एक होता है फ्रीज। ठीक है, सीज करना और फ्रीज करना, इन दोनों शब्दों का मतलब समझ लो। सीज करने का मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सीज करना, जब्त कर लेना, और फ्रीज करने का मतलब होता है किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को सब, मतलब एक मान लो बैंक अकाउंट, वो अब कैसा है, इलेक्ट्रॉनिकली है, तो वो सबको सीज कर फिर फ्री उसको बोलते हैं फ्रीज करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट फ्रीज, सीज करना यानी कि डॉक्यूमेंट, फिजिकल डॉक्यूमेंट। लिख लो अगर कहीं साइड में लिखना है तो। आगे देखते हैं, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 20, where any property has been seized during the search of the retained, or if frozen may continue to remain frozen for a period not exceeding 180 days, तक आप उसको सीज या फ्रोज करके रख सकते हो। फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर और द फ्रोजन, मतलब जब से आपने उसको सीज किया होगा या फिर फ्रोज किया होगा तब तक आप, मतलब 180 दिन तक आप उसको जब्त करके रख सकते हो, एज द केस में भी। इमीडिएटली आफ्टर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ रिटेंशन और कंटिन्यूएंस ऑफ फ्रीजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, द अदर अथॉरिटी, the officer authorized by the director shall forward a copy of the order along with the material in his possession to the adjudicating authority in a sealed envelope in the prescribed manner। ठीक है, अगर उन लोगों को फिर वो वही अपना है ना, जो 30 दिन के अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा कि हमने आपको, मतलब अटैचमेंट आपने क्यों किया है और ये क्यों सीज करी है, तो 30 दिन के अंदर आपको adjudicating authority को भी बताना पड़ेगा। On the expiry of the period of 180 days, the property shall be returned to the person from whom such property was seized on or whose property was ordered to be frozen। ठीक है, आपको वापस से देनी पड़ेगी 180 दिन खत्म होने के बाद। पर द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे रिटेन और अलाउ टू कंटिन्यू टू फ्रीज प्रॉपर्टी बियॉन्ड द सेड पीरियड इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट प्रॉपर्टी इज प्राइमा फेसिया इन्वॉल्व इन अ मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब दिख रही है सामने से कि हाँ ये कुछ ना कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रिलेट करती है या फिर उसमें कुछ वो है, इसका भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये लोग और फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। After passing the order of confiscation, the court or the authority shall direct the release of all property other than the property involved in the money laundering। ठीक है, अभी मान लो 2-3 प्रॉपर्टी हैं या 2-3 बैंक अकाउंट्स हैं। ठीक है, अब उसमें से एक बैंक अकाउंट है जो कि बैंक उससे रिलेट कर रहा है, इन्वॉल्व है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में, तो बाकी के 3 अकाउंट को आपको छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद जो 2 अकाउंट बचेंगे उसको आप वो कर लो, भले चलेगा। फिर है अपना, ये सेक्शन 20 देखा था, आप देखेंगे सेक्शन 21 जो बात कर रहा है रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। देखो क्या बोल रहे हैं, वेयर एनी रिकॉर्ड हैव बीन सीज्ड और फ्रोजन, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मे कंटिन्यू टू सीज और मे अलाउ कंटिन्यू टू रिमेन फ्रोजन फॉर अ पीरियड ऑफ 180 days if he has reason to believe that any of such records are required to be retained for any inquiry under the act। however copy of records can be obtained on request। on the expiry of 180 days आपको रिटर्न करना पड़ेगा। आफ्टर पासिंग एन ऑर्डर कन्फिस्केशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिलीज कर सकती है, भैया सेम बात ही है। फिर वेयर एन ऑर्डर रिलीजिंग द रिकॉर्ड हैज बीन मेड, द डायरेक्टर और ऑथराइज्ड ऑफिसर मे विथहोल्ड द रिलीज of any such period of 90 days from the date of the order if he is on the opinion that such record is relevant for making। ठीक है, ये 90 दिन वाली कौन सी डेट है, 180 दिन वाली तो अपन को समझ में आ गई। Where an order releasing the records has been made, the director or authorized officer may withhold the release। ठीक है, अब ये वो वाली बात हो गई, देखिए डायरेक्टर को 90 दिन के अंदर, मतलब 180 दिन तक की एक्सपायरी हो गई, अब 90 दिन के अंदर आपको क्या बोलते हैं रिलीज करने पड़ेंगे। अगर रिलीज का ऑर्डर आता है तो 90 दिन तक आप चलेगा, अपने पास अगर रखोगे तो चलेगा, मतलब 90 दिन के अंदर आपको रिलीज कर देना है वो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स को। मतलब एक तरीके से फर्दर एक्सटेंशन ही बोल लो इसको भी, कि वो लोगों के पास ये इतनी भी अथॉरिटी है कि 180 दिन खत्म होने के बाद 90 दिन और अपने पास रख सकते हैं, पर 90 दिन के अंदर अंदर खत्म करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा वापस। फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर if he is of the opinion that such record is relevant for making। ठीक है, presumption in interconnected transaction, section 23, it provides that where money laundering involves 2 or more transaction and 1 or more such transaction is or are provided in involved in money laundering। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में और उस ट्रांजेक्शन मतलब 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई हैं, पर एक या एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन पे ऐसा शक है प्रॉपरली कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड हैं, then for the purpose of adjudicating or confiscation under section 8 it shall be presumed that remaining transaction from form part of such interconnected transaction unless otherwise proved by the satisfaction of the adjudicator। ठीक है, अगर लगेगा तो फिर क्या बोलते हैं, हम ऐसा शक भी कर सकते हैं कि जो बाकी के जो 2 ट्रांजेक्शन और हैं उसको भी हम इससे ही इन्वॉल्व हुआ हो सकता है, तो इसको भी फिर अपन वो कर सकते हैं।
अपने पास जब्त कर सकते हैं या उसके ऊपर भी कुछ सीज कर सकते हैं या फ्रोज कर सकते हैं, वैसी वाली बात है। पर एजुकेटिंग अथॉरिटी को आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा, वो जब सेटिस्फाई होगी तो ही आप ऐसा कर सकते हो। फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 25 इसकी बात कर रहा है। द एपेलेट ट्रिब्यूनल constituted under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Forfeiture of Property Act 1976 shall be appellate tribunal for hearing appeal against the order of the adjudicating authority and the other authorities under the act. द एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं कि कोई भी अंडर द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976 शैल बी एपेलेट ट्रिब्यूनल of hearing appeals against the order of the adjudicating authority and the other authorities under the act। मतलब आप एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो अपील लेके, अगर आप इन लोगों से संतुष्ट नहीं हो तो। ठीक है, एक और स्टार मार्क कह लो या कुछ भी कह लो, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अपन ने पहले बात कर ही ली है, पर एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल यानी कि जिसके ऊपर आपको बेल नहीं मिलेगी, और एक होता है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, एक होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस। कॉग्निजिबल ऑफेंस थोड़े से सीरियस नेचर के होते हैं, और अपना इसका तो बेसिक मतलब आपको पता ही होगा मेनली, और नहीं भी पता है तो कंपनी लॉ में अपन डिटेल में समझने वाले हैं। देखते हैं भैया, सेक्शन 45 डिक्लेयर्स एवरी ऑफेंस punishable under the act to be cognizable. It provides that notwithstanding anything contained in the CPC, a person accused of an offence punishable for a term of imprisonment for more than 3 years under Part A of the schedule shall not be released on bail. मतलब ये एक तरीके से सीरियस, बहुत सीरियस नेचर के होते हैं। मतलब आप इसमें एग्जाम्पल में रेप और तो ठीक है, बेसिक बहुत मेजर ये हो गया, तो वो होते हैं बहुत सीरियस नेचर के, तो कॉग्निजिबल होते हैं और नॉन बेलेबल रहते हैं। मतलब इस पर आपको बेल नहीं मिलेगी, आप चाहोगे भी तो आपको इसको बेल नहीं मिलेगी। बेल नॉन बेलेबल रहते हैं और कॉग्निजिबल ऑफेंस के तरीके से ट्रीट करते हैं। और इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो more than 3 years है अंडर द पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल शैल नॉट बी रिलीज ऑन द बेल or on his own bond unless the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, and where the public prosecutor oppose the application unless the court is satisfied। जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक उसको नहीं मिलेगा। दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस एंड दैट ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस वाइल द बेल। ठीक है, अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाती है कि भैया ये गिल्टी नहीं है, या फिर नहीं गिल्टी नहीं है, नहीं ये उसको छोड़ो, वो प्रूफ कर रहा है, जो ये है ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो प्रूफ कर रहा है कि वो गिल्टी नहीं है, और कोर्ट भी संतुष्ट हो जाती है कि ठीक है भले चलो इसको भी बेल ही मिल रही है ना, तो ये बाहर जाके कोई और कांड नहीं करेगा। अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है तो फिर वो अपना बेल उसको मिल सकती है। However, the special court shall take the cognizance of any offence published under section 4 except upon a complaint in writing made by the director। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही बोला हुआ है। मतलब जो ये लास्ट के दो पहले वाले ऊपर तो समझ में आ गया ना, कॉग्निजिबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जो कि बहुत सीरियस नेचर का है, और वहाँ पे आपको बेल नहीं मिलती है मोस्टली, और 3 साल के लिए आपकी अगर ज़्यादा से जेल है तो आपको बेल तो नहीं मिलेगी, अनलेस द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुछ अगर ऐसा कुछ वो प्रेजेंट कर देता है कि हाँ भैया ये गिल्टी नहीं है, ऐसा कुछ है, और कोर्ट को संतुष्टि रहती है कि अगर ये बाहर निकल भी गया अभी के लिए तो कोई ऑफेंस नहीं क्रिएट करेगा और सही है मामला, तो फिर आपको बेल मिल भी सकती है। However, the special court shall not take cognizance shall not take cognizance। ठीक है, मतलब बोला है कि अगर स्पेशल कोर्ट shall not take cognizance of an offence punishable under section 4 except upon a complaint in writing made by first the director or first any officer, the central government or the state government authorizing in writing in this behalf by the central government by the general or special order मेड बाय द गवर्नमेंट। और ठीक है, जो दूसरे पॉइंट हैं जो, तो उसमें सिर्फ इतना ही बोला हुआ है कि अपना स्पेशल कोर्ट है वो सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा, और अगर उसे लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, मतलब पनिशेबल है अंडर सेक्शन 4, और वो संतुष्ट रहेगा तो भैया कोई आपको वो बेल वेल नहीं मिलने वाली, और वही बात करिए, और उसके हिसाब से फिर स्पेशल कोर्ट डिसाइड करेगी कैसे आपका केस रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का भी यहाँ पे कुछ योगदान रहता है, आप उसको भी बता सकते हैं और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जनरल स्पेशल ऑर्डर मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, उससे भी कुछ ऑर्डर्स अगर वहाँ से भी आते हैं तो फिर वहाँ पर आपको कुछ छूट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ अगर वो आते हैं।
ठीक है, तो बस इतनी बात करी हुई है। और नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट इनटू एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, मतलब क्या होता है, कॉग्निजिबल में जो पुलिस है वो बिना अरेस्ट वारंट के किसी भी व्यक्ति को, जो भी कॉग्निजिबल ऑफेंस किया होगा जिसने, उसको ऐसे ही उठा के लेके जा सकती है बिना बिना वारंट के। ठीक है, तो वही बोला हुआ है, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट इनटू एन ऑफेंस। इसमें वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती स्पेशली ऑथराइज, जब तक उसको स्पेशली ऑथराइज नहीं कर दिया जाता। बस इतनी ही बात करिए इसमें। आगे बढ़ते हैं। ऑथोरिटीज अंडर पीएमएलए, कौन सी ऑथोरिटीज है? देयर शैल बी फॉलोइंग केसेस ऑफ क्लासेस ऑफ अथॉरिटी, नेमली डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सच अदर क्लास ऑफ द ऑफिसर एज मे बी अपॉइंटेड बाय द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। फिर है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अथॉरिटी। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अथॉरिटी रीड ओनली वाला ही आंसर है, तो वैसे ही पढ़ते हैं। द अथॉरिटीज शैल एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स एंड परफॉर्म्स ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन कंसर्न ऑन और असाइन as the case may be to such authorities by or under this act or the rules framed thereunder in accordance with such direction as the central government may issue for the exercise of power and performance of the functions by all or any of the authorities. In issuing the directions or orders by the central government may have regard to any one or more of the following criteria. तो टेरिटोरियल एरिया के बेसिस पे देखी जाएगी, क्लासेस ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पे पर्सन्स के बेसिस पे देखी जाएगी, क्लास ऑफ केसेस के बेसिस पे देखी जाएगी, और एनी अदर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बेसिस पे ज्यूरिसडिक्शन डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो इतना ही बात करिए इसमें, और इससे ज़्यादा अपन इसकी गहराई में जाएंगे नहीं, काम का नहीं है। ठीक है, तो अब एक लास्ट आंसर और इम्पॉर्टेंट आंसर अगेन, और आज दिन प्रीवियस एग्जाम आंसर है, तो इसको भी एक बार फटाफट से पढ़ के अच्छे से समाप्त करते हैं और प्रस्थान करते हैं यहाँ से। ठीक है, केवाईसी नॉर्म्स, एएमएल मेजर्स, सीएफटी गाइडलाइंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में ये बेसिकली बात करता है। केवाईसी मतलब का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, नो योर कस्टमर। एएमएल अपन ने देखा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स, और सीएफटी यानी कि काउंटर कमिट, एक तो वो था ना फाइनेंसिंग कम्बेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म को मतलब टेररिज्म तक पैसा ना पहुंचे, क्या था यार, कॉम्बेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, भैया बढ़िया है। चलो हाँ, तो इसी के बारे में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स बात करते हैं। आरबीआई इशूड मास्टर सर्कुलर्स ऑन नो योर कस्टमर नॉर्म्स, एएमएल स्टैंडर्ड्स और सीएफटी के ऊपर बात करता है। आरबीआई इशूड मास्टर सर्कुलर ऑन केवाईसी नॉर्म्स, एएमएल स्टैंडर्ड्स और सीएफटी के ऊपर। Obligation of Bank under Prevention of Money Laundering Act PMLA Act 2002 and banks were advised to follow certain customer identification procedure। ठीक है, अपना पता ही है आपको केवाईसी का क्या मतलब होता है। बेसिकली अपने कस्टमर की सारी एक तरीके से जानकारी होना। जैसे अपन ने अपने पीछे देखा ना कि कोई भी ऑफिसर अगर आता है, अगर बैंक में आप आए, अब उसको आप क्या बोलोगे कि भैया मेरे पास कोई वो नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो गड़बड़ रहेगी। तो इस वजह से केवाईसी प्रॉपरली होनी चाहिए। गॉड ब्लेस मी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें केवाईसी बेसिकली होनी चाहिए, ताकि मतलब देखो ये ना अच्छे टर्म्स में भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आप जेट ब्लू जाते हैं और आप बहुत अच्छे वो है क्या बोलते हैं वहाँ के कस्टमर हो, तो वो लोग क्या करते हैं, कई बार तो आपका अगर बर्थडे है या कोई एनिवर्सरी है ना, तो वहाँ पे वो लोग सब कुछ लिखवाते हैं कि आपका क्या नाम है, क्या एड्रेस है, और क्या बोलते हैं आपकी क्या प्रेफरेंस है, आप इतने टाइम से ले रहे हो सामान, तो उनको भी पता है कुछ कुछ चीज़ें कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, एनिवर्सरी वगैरह पे आपकी मतलब वहाँ पे डेट वगैरह लिखवा देते हैं और केक भेज देते हैं। भैया क्या बढ़िया बात है। तो ये एक अच्छा फ़ायदा भी है। तो ये बहुत सारी कंपनीज करती हैं गुड रिलेशन मेंटेन करने के लिए अपने लॉयल कस्टमर्स के साथ। ठीक है, तो वही बात है। आगे देखते हैं। सस्पिशियस नेचर, हाँ ठीक है, तो इसमें वही बोला हुआ है कि इसमें पीएमएलए एक्ट के थ्रू ऑब्लिगेशंस आपको पूरी फुलफिल करनी पड़ेगी। एंड बैंक वर एडवाइज टू फॉलो सर्टन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स फॉर ओपनिंग एन अकाउंट and monitoring transaction of a suspicious nature for the purpose of reporting to its appropriate authority. These know your customer guidelines have been revisited in the context of the recommendation made by the Financial Action Task Force on anti-money laundering standards and on combating finance of terrorism. Bank have been advised to ensure that a proper policy framework on know your customer and anti-money laundering measures with the approval of the board is formulated and put in place। ठीक है, आपने प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना है केवाईसी के लिए भी, एएमएल के लिए भी और उसके लिए भी, सीएफटी के लिए भी।
विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड इज फॉर्मुलेटेड एंड पुट इन प्लेस, सही जगह पे। द ऑब्जेक्ट ऑफ KYC नॉर्म्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स और ये CFT गाइडलाइंस इज टू प्रिवेंट बैंक फ्रॉम बीइंग यूज्ड intentionally or unintentionally by criminal element for money laundering और terrorist financing activities। ठीक है, इसका मतलब मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रिवेंट बैंक्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड, मतलब बैंक का गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो, बेसिक मतलब ये है। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बाय क्रिमिनल एलिमेंट्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। KYC procedures also enable banks to know, understand their customers and their financial dealings better, with which it turns help them manage this risk prudently। ठीक है, आपको पता चल जाएगा ना पहले से कि हाँ भैया ये कैसा ट्रांजेक्शन करता है, कितनी अमाउंट में ट्रांजेक्शन करता है, तो क्या इसके ऊपर अगर कुछ शक वगैरह भी होता है तो फिर वो भी अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। तो वही सब के बारे में बात कर रहे हैं। इतना बेसिक आंसर ही है पर इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हो पूरे चैप्टर में बेसिक आंसर है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नॉलेज पर्पज़ के लिए तो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी वीडियो है, मतलब देख रहे हो तो आप वो आपने डिसाइड करना है, पर अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इतनी अच्छे से शायद मैं अभी नया नहीं समझा पा रहा, पर धीरे धीरे अपन सीख जाएंगे। फिर मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं यार। हाँ, क्या देख रहे थे अपन, आगे देख रहे थे इसके बारे में। बैंक शुड फ्रेम देयर KYC पॉलिसीज इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग 4 की एलिमेंट्स। ठीक है, आपने KYC पॉलिसी करनी है ना, तो इन फॉलोइंग अब इसका ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी CAP, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर CIP, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन MOT, रिस्क मैनेजमेंट RM। ठीक है, इन चारों चीज़ों का ध्यान रखना है। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में ये आ गया कि उससे पैसा आप ले रहे हो तो उसका ध्यान रखना, और कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना। आइडेंटिफिकेशन यानी कि कस्टमर क्या है, उसकी आइडेंटिटी। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है, कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको मॉनिटर करना। कहीं भी अगर डाउट वगैरह लगेगा, कहीं ऐसा लगेगा कि सस्पिशियस है, तो फिर वो चीज़ों पे आप रिपोर्ट कर सकते हो अपना ये कौन थी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। तीसरा हो गया चौथा रिस्क मैनेजमेंट। आप उससे पता भी लगा सकते हो ना कि हाँ भैया कितना बैंक के ऊपर रिस्क है। अगर बाई चांस ये अपनी इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन कर रहा है, मान लो 100 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो फिर कितना रिस्क है बैंक के ऊपर। बाई चांस अगर ये उठ गई पार्टी, भले ही नॉर्मल भी हो, तो रिस्क मैनेजमेंट में भी पता चल जाता है KYC के द्वारा। ठीक है, KYC में अपना नो योर कस्टमर नॉर्म्स हो गए। AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, तो अपना मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ के कुछ नॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, कैसे उसको बचाएं। और CFT हो गई अपनी वो क्या बोलते हैं, कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंसेस टू टेररिज्म, मतलब टेररिज्म के लिए कोई पैसा तो नहीं जा रहा ना कहीं। जैसे आपको लगता है कि अगर कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये सारी जगहें हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो कोई ऐसा पैसा नहीं। अफगानिस्तान तो ठीक है, अपना अफगानिस्तान का भी ठीक है, मतलब एक तरीके से तो है यार, वही एरिया ही है। ठीक है, तो वहाँ सारे वो नहीं होने चाहिए, क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए। तो वैसी अगर रिलेटेड होती हैं टेररिज्म के रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन, उसको कॉम्बैट करना, मतलब उसको रोकना, उसको समझना कि हाँ यार ये अगर वहाँ जा रही है तो फिर इंडिया के लिए खतरनाक है। तो वही है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, बेसिकली उसका ही चैप्टर है कि इंडिया के लिए और ग्लोबली भी अच्छा रहे। ठीक है, तो ये अपन ने देखा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, और इसी के साथ अपना यहाँ पे ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अब इसकी अगली वीडियो फिर अपन बनाएंगे FEOA की। ऑलरेडी वीडियो डली हुई है पर अभी वापस से अपन सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो फिर अपना ये भी एक बार देख के ख़त्म कर देंगे। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, भगौड़ों के बारे में देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।